शुनगक्सन प्रांगण। बिस्तर पर लेटी हुई पीली और सुस्त मैडम लिन को देखकर यान झिगाओ को तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपना माथा रगड़ा। मास्टर। मैडम लिन की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उन्होंने अकथनीय दुख और शिकायत की अभिव्यक्ति के साथ यान झिगाओ को देखा। यान झिगाओ ने आह भरते हुए कहा, मैंने आपके नौकरों को घर तक सीमित कर दिया था। मैं केवल यही चाहता था कि आप आराम करें और ठीक हो जाएं, लेकिन देखो आपने क्या किया है। मैडम लिन की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह रोते हुए बोली, मैंने सोचा, मुझे लगा कि मास्टर मुझसे थक गए हैं, मैं बहुत डर गई थी। यान झिगाओ बिस्तर के पास बैठे और मैडम लिन का हाथ थपथपाया, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अब रोना बंद करो। क्या डॉक्टर ने यह भी नहीं कहा कि तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए? इतना कहकर वह मैडम लिन के चेहरे पर आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। बाद में यान झिगाओ ने व्यक्तिगत रूप से मैडम लिन को चिकन सूप का एक कटोरा खिलाया और जाने की तैयारी से पहले कुछ देर तक उनसे बातचीत की। जैसे ही वह खड़ा हुआ, मैडम लिन ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। सामने वाले आंगन में एक मामला है जिस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं शाम को फिर आपसे मिलने आऊंगा, यान झिगाओ ने सांत्वनापूर्वक कहा। मैडम लिन ने जाने नहीं दिया। उनके चेहरे पर झिझक और कठिनाई दिखाई दे रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मास्टर, मेरा स्वास्थ्य बर्बाद हो गया है। मैं थोड़ी देर बैठने पर भी बहुत थक जाती हूँ और मुझे डर है कि अब मुझमें हमारी 5वीं बेटी की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं है। यान झिगाओ की भौं तुरंत सिकुड़ गई। यदि यह तथ्य न होता कि मैडम लिन घायल हो गई होती, तो वो उससे पल्ला झाड़कर चले जाना चाहता। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? बुढ़िया की उम्र बहुत अधिक हो गई है और उसमें नवजात शिशु की देखभाल करने की ताकत नहीं है। यान झिगाओ के चेहरे पर नाराजगी देखकर मैडम लिन ने जल्दी से कहा, मैं बुढ़िया को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इससे पहले मैं बहुत हद तक लाइन से बाहर थी, केवल यह सोचती थी कि वह अकेली महसूस कर सकती है और चीजों के बारे में सोचे बिना खुद से उब सकती है। यान झिगाओ ने भौहें चढ़ाईं, तो फिर तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैडम लिन की आंखें फिर से भर आई। अगर मेरा शरीर मुझे खराब नहीं कर रहा होता, तो मैं 5वीं बेटी की देखभाल करती, चाहे कुछ भी हो। अगर यह बात पहले कही गई होती, तो यान झिगाओ ने शायद उस पर विश्वास कर लिया होता। लेकिन उस घटना के बाद से जहां मैडम लिन अपनी नवजात बेटी को बुढ़िया के आंगन में भेजना चाहती थी, उनका रवैया संदिग्ध हो गया था। यान झिगाओ को कोई जवाब न देते देख मैडम लिन के पास दबाव डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सही ढंग से कहें तो घर की महिला ही असली माँ है और उसे सभी बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। वह दयालु है और यही एकमात्र कारण है कि वेनबिन और यशुंग मेरे साथ रह सकते हैं। लेकिन अब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, इसलिए मैं केवल 5वीं बेटी को ही उसे सौंप सकती हूँ। यान झिगाओ ने अपनी भौं टेढ़ी की लेकिन तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मालिक। यह देखकर कि यान झिगाओ चुप रहा, मैडम लिन ने फिर से उसकी आस्तीन खींची। यान झिगाओ ने मैडम लिन का हाथ हटा दिया, बस इतना कहा, मुझे पता है, और चला गया। जैसे ही वह चला गया, यान वेनबिन और यान यशुंग अंदर आए। मैडम लिन को हैरान होकर देख रहे थे। माँ, तुम हमारी बहन को क्यों विदा करना चाहती हो? मैडम लिन ने अधीरता से लिपटे हुए शिशु की ओर देखते हुए जियून को बच्चे को बाहर निकालने का इशारा किया, फिर बोलना शुरू किया, बच्चों का पालन पोषण करना वैध माँ का कर्तव्य है। यान यशुंग, लेकिन 5वीं बहन आपकी बेटी है। अगर उसे मैडम के पास भेजा गया, तो वह हमारे करीब नहीं रहेगी। माँ, कृपया उसे दूर मत भेजें, ठीक है? मैडम लिन ने अधीरता से अपनी बेटी का हाथ हिलाया। बस, बच्चों को वयस्क मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 5वीं बेटी को मैडम के पास भेजने के मेरे पास अपने कारण हैं। अब बाहर जाओ, मुझे आराम करने की जरूरत है। यान यशुंग अभी भी बोलना चाहता था, लेकिन यान वेनबिन ने उसे खींच लिया। एक बार जब उनके बच्चे चले गए, तो मैडम लिन अपने बिस्तर के ऊपर की छतरी को एकटक देखती रहीं। वो हमेशा से एक बेटा चाहती थी, लेकिन उसकी जगह एक बेटी पैदा हुई। दूसरी बेटी का पालन पोषण करने से उसे कोई लाभ नहीं हुआ,
इसके बजाय मैडम को शांत करने के लिए उसे मुख्य प्रांगण में भेजना बेहतर था। मैडम को अपने गुणी और अच्छे होने पर गर्व है, इसलिए सभी को यह देखने दे कि वह अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। किसी की बेटी के प्रति दयालु होने से बाहरी लोगों की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन मैडम निश्चित रूप से इतनी असहज महसूस करेगी जैसे कि उन्होंने मक्खी निगल ली हो। जबकि यदि वह अपनी बेटी के प्रति निर्दयी होती, तो जितने वर्ष उसने अपनी सदाचारी छवि विकसित की, वे सभी व्यर्थ हो जाते। उस शाम यान झिगाओ कुछ विचलित होकर मुख्य प्रांगण में लौट आया। यह देखकर कि वह व्यस्त लग रहा था, लेडी ली ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है मेरे प्रभु? क्या प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय में कोई और कठिनाई हुई है? अपनी पत्नी की चिंतित आंखों में देखते हुए यान झिगाओ को और भी अधिक बेचैनी महसूस हुई। हालांकि बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मैडम की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैडम और लिन परिवार के बीच कुछ मनमुटाव हो गया था। मैडम से लिन परिवार के बच्चे की देखभाल करने के लिए कहने पर संभवतः अनिच्छा होगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लेडी ली की आंखें चमक उठीं। उस दिन अपने पति की लिन परिवार से मुलाकात के बारे में सोचते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आंटी लिन फिर से किसी तरह की परेशानी में पड़ गई हैं? यान झिगाओ ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, वह घायल हो गई है और उसमें 5वीं युवा मिस की देखभाल करने की ऊर्जा नहीं है। यह सुनकर लेडी ली ने तुरंत हंसते हुए कहा, और यहाँ मैं सोच रही थी कि यह क्या था। आप बहुत चिंतित लग रहे हैं मेरे प्रभु। डॉक्टर द्वारा आंटी लिन की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद मैंने बच्चों की देखभाल में विशेषज्ञता वाली 2 नर्सों को हमारे आवास पर आने की व्यवस्था की। चलो उन्हें कल भेज देंगे। उनकी देखभाल के साथ 5वीं युवा कुमारी को हर दिन जागने पर थोड़े से खेल के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। आंटी लिन को किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यान झिगाओ ने लेडी ली को घूर कर देखा, जो मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने पहले ही मामला सुलझा लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। लेडी ली ने देखा कि यान झिगाओ ने कोई जवाब नहीं दिया है, मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरी व्यवस्था में मेरे स्वामी किसी बात से असहमत हैं? यान झिगाओ ने तुरंत अपना सिर हिलाया, नहीं, मैडम की व्यवस्था उचित है। लेडी ली मुस्कुराई, मैं आपकी पत्नी हूँ मेरे प्रभु, आखिरकार ये मेरे कर्तव्य हैं। यान झिगाओ। अगले दिन जब आंटी लिन ने उन 2 नर्सों को देखा जो विशेष रूप से उसके बच्चे की देखभाल के लिए आई थीं, तो वह क्रोधित हो गईं और अपने आसपास की कई चीजों को तोड़ दिया। पिंग जियो, जो नर्सों को डिलीवरी देने आई थी, ने यह देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आंटी लिन काफी गुस्सैल हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं मानो यान परिवार की संपत्ति के लिए आपकी ओर से कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैडम ने बताया कि यान परिवार मितव्ययिता को महत्व देता है। चूंकि आपके कमरों की चीजें आपके द्वारा जानबूझकर तोड़ी गई थीं, इसलिए आपको उन्हें स्वयं बदलना होगा। यदि आप उन्हें बदल नहीं सकते तो उन्हें खाली ही रहने दें। आंटी लिन की क्रोध से जलती आंखों को देखकर पिंग जियो डरी नहीं। ऐसा लगता है कि आंटी लिन दृढ़ता से असहमत हैं। आप अपनी शिकायतें भगवान के पास ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चलो देखते हैं कि क्या वह तुम्हारे नखरे दिखाना जारी रखेगा। इतना कहने के बाद वह खिल्ली उड़ाए और जाने के लिए मुड़ी। आंटी लिन की अपनी नवजात बेटी को बुढ़िया के आंगन में न भेजने और इसके बजाय लेडी ली पर नजर रखने की योजना कुछ ऐसा था जिसके बारे में दाओहुआ को इस तथ्य के बाद ही पता चला। दाओहुआ ने कुछ उदासी से कहा, पर्यावरण में बदलाव का वास्तव में लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस समय उसकी माँ वास्तव में दयालु थी, लेकिन सच कहूं तो शायद बहुत कोमल थी। जिंगझू पहुंचने और पिछले आंगन की महिलाओं के साथ अधिक व्यवहार करने के बाद उसका दृष्टिकोण धीरे धीरे तेज और निर्णायक हो गया। इस दक्षता को देखिए, भले ही चीफ डैड शुनगक्सिन कोर्टयार्ड के प्रति पक्षपाती रहे, लेकिन वह इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सके। वांग मैनवेन को अपनी महिला के शब्दों के निहितार्थ समझ में नहीं आए, लेकिन यह जानकर कि आंटी लिन को उसका रास्ता नहीं मिला, उसे खुशी हुई। मिस, युवा मास्टर और चौथे मास्टर कल वापस आएंगे। क्या आपका पस खत्म हो गया?
गयू ने कढ़ाई का फ्रेम उठाया। सतह पर कढ़ाई हो गई है, जो कुछ बचा है उसे खत्म करना है। वांग मैनमेन ने कढ़ाई का फ्रेम उठाया और हैरान होकर कहा, मिस, आपने एक तरफ पांडा और दूसरी तरफ बाघ की कढ़ाई क्यों की? दाओ हुआ मुस्कुराया, बेशक, ऐसा इसलिए है क्योंकि चौथे भाई के पास एक पक्ष है जो बेहद अनाड़ी है और एक पक्ष जो बहादुर और भयंकर है। आखिरी चंद्र माह के 17वें दिन यान वेंशियू और उसके 2 भाई वापस लौट आए। इस बार वे कई लोगों को वापस लाए, न केवल जियो येयांग, डोंग युवानिक्सुआन और सुहोन गक्सिन, बल्कि अकादमी के अन्य छात्र भी। इस साल वांग्यू अकादमी ने पिछले चंद्र महीने की 15वीं तारीख को पहले ही छुट्टियों के लिए बाहर जाने की अनुमति दे दी थी, और कुछ छात्र जो घर लौटने की जल्दी में नहीं थे, उन्होंने घूमने के लिए समूह बनाए। हुआ यूं कि 18वें दिन यान वेनकाई का जन्मदिन था, इसलिए जो छात्र आमतौर पर अकादमी में यान भाइयों के साथ अच्छे रहते थे, वे उनके साथ जिंगझो आए। अपने बेटे के सहपाठियों को आते देखकर मैडम ली आंगन को साफ सुथरा करने और उनके भोजन और आवास की व्यवस्था करने के बावजूद काफी हलचल में थी। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी बंद नहीं हुई। उनके बेटों को अकादमी में बहुत सम्मान मिलता था, यही वजह थी कि वे इतने सारे दोस्त बना सके। यान झिगाओ का चेहरा भी संतुष्टि से भरा था। कनेक्शन, ये सभी 3 बच्चों के लिए समाज में प्रवेश करने के लिए भविष्य के नेटवर्क थे। मुख्य प्रांगण में दाओहुआ ने जलपान तैयार करने में मदद करते हुए मैडम ली को अंदर बाहर आते जाते देखा और नौकरानियों के लिए उन्हें सबसे बड़े भाई के आंगन तक पहुंचाने की व्यवस्था की। सबसे बड़े युवा मास्टर, तीसरे युवा मास्टर और चौथे युवा मास्टर अधिक से अधिक निपुण होते जा रहे हैं। वे मेहमानों का स्वागत करने में अधिक कुशल और चौकस होते जा रहे हैं। सबसे बड़े युवा मास्टर का प्रांगण अब हंसी और खुशी से भर गया है। जलपान वितरित करने के बाद वांग मैनमेन ने मुस्कुराते हुए दाओहुआ को यान वेंशियू के आंगन में जो कुछ देखा था, उसके बारे में बताया। यह सुनने के बाद दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर कोई अपने बच्चों को वांग्यू अकादमी में भेजने के लिए बेताब है। आखिरकार एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं। लगातार उत्कृष्ट लोगों के साथ रहने से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुद को नियंत्रित करता है, सुधार के लिए प्रयास करता है और समय के साथ बेहतर से बेहतर भी बन जाता है। वांग्यू अकादमी में पढ़ने वाले छात्र या तो प्रतिष्ठित परिवारों से थे या उनके पास सच्ची प्रतिभा और विद्या थी। किसी भी तरह उन सभी में अपनी ताकतें थीं। बहुत अधिक बातचीत के बाद इन शक्तियों को स्वाभाविक रूप से सीखा जा सकता है। यदि कोई ठान ले तो और भी बेहतर बनना असंभव नहीं है। वांग मैनमेन ने आगे कहा, सबसे बड़े युवा मास्टर ने भी सबसे बड़े भाई होने का एक अच्छा उदाहरण प्रदर्शित किया। पूरे समय दूसरे यंग मास्टर और 5वें यंग मास्टर के साथ रहे और अकादमी के छात्रों को एक एक करके उनसे परिचित कराया। दाओहुआ ने बिना प्रतिबद्धता के सिर हिलाया। उसका सबसे बड़ा भाई एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था और वो पारिवारिक सम्मान की विशेष रूप से मजबूत भावना महसूस करता था। वह ऐसा कुछ भी करेगा जो यान परिवार की समृद्धि के लिए फायदेमंद हो। हालांकि छोटे भाइयों का समर्थन करने के अपने फायदे और नुकसान थे। अच्छा पक्ष यह था कि यदि छोटे भाइयों ने कुछ हासिल किया तो यह वास्तव में यान परिवार के लिए मददगार था। नकारात्मक पक्ष यह था कि किसी को भी हमेशा के लिए दूसरों का अनुसरण करना पसंद नहीं था, और ऐसे बहुत से मामले थे जहां लोग सत्ता हासिल करने पर अहंकारी हो गए थे। ऐसे उदाहरण जहां छोटे भाइयों ने सबसे बड़े भाई की स्थिति को खतरे में डाला, असामान्य नहीं थे। मुख्य बात यह थी कि क्या सबसे बड़ा भाई हमेशा अपने से छोटे भाइयों को दबा सकता है। इस बीच झेगुई कोर्टयार्ड में झोऊ चेंगे ने प्रशंसा के भाव से यान वेंशियू की ओर देखा। आपकी उदारता काफी उल्लेखनीय है, यह कहते हुए उसने यान वेनबिन की ओर देखा, जो पहले से ही कुछ सहपाठियों के साथ जीवंत बातचीत कर रहा था। यान वेंशियू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे परिवार की नींव उथली है। हमें अपने परिवार के पुरुष सदस्यों को एक साथ काम करने और एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता है। 5वें भाई में पढ़ाई के लिए उच्च प्रतिभा है, उसे दूसरों के साथ अधिक बातचीत करने देना उसके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए फायदेमंद है।
झोऊ चेंगे ने कहा, क्या आपको डर नहीं है कि वह भविष्य में आपको धमकी देगा? उसने खांसते हुए फिर स्पष्ट रूप से कहा, मैंने प्रमुख परिवारों के बारे में बहुत सी गपशप सुनी है, जहां कुछ पिता अपने उपपत्नी जन्मे बेटों का पक्ष लेते हैं। इस तथ्य को जोड़ें कि ये बेटे सक्षम हैं, और ऐसे मामले भी हैं जहां सबसे बड़े वैध बेटे को पारिवारिक व्यवसाय विरासत में नहीं मिल सका। मैंने आपके परिवार की स्थिति के बारे में भी एक या दो बातें सुनी हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? यान वेंशियू मुस्कुराए और भौहें उठाईं। क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पांचवें भाई से आगे नहीं बढ़ सकता? झुओ चेंगे अचंभित रह गए। यान वेंशियू की भौहों में आत्मविश्वास और आश्वासन को देखकर उन्होंने तुरंत हंसते हुए कहा, यह मेरी गलती है। मैं आंतरिक अदालत के मामलों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा था और वेंशियू की क्षमताओं को नजरअंदाज कर रहा था। यान वेंशियू ने अपना सिर हिलाया। आपकी पारिवारिक स्थिति मेरी स्थिति से अलग है, और स्वाभाविक रूप से जिन चीजों पर आप विचार करते हैं वे वैसी नहीं हैं जैसा मैं सोचता हूँ। अगर मेरे परिवार की नींव और संबंध आपके परिवार की तरह होते, तो मैं छोटे भाइयों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। यह परिवार के लिए बहुत अस्थिर है। हमारे परिवार के पास अभी कोई विकल्प नहीं है। तीसरे और चौथे भाई मार्शल स्टडीज की राह पर चल रहे हैं। अगर मुझे मदद चाहिए, तो मैं केवल अन्य दो भाइयों का पालन पोषण कर सकता हूँ। झुओ चेंगे ने सिर हिलाया। आपने इस पर बहुत ध्यान से सोचा है? यान वेंशियू ने अपने दिल में आह भरी। यह असावधान होने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह जितने अधिक कुलीन परिवारों के वंशजों से मिला, उतना ही अधिक उसे एहसास हुआ कि यान परिवार कितना महत्वहीन था। थोड़ी सी अशांति, और उसके पिता ने जो कुछ भी बनाने के लिए संघर्ष किया था वह सब हवा में उड़ सकता है। यान परिवार की जोखिम झेलने की क्षमता अभी भी बहुत कमजोर थी। इस समय उन दोनों ने जियो येयांग और यान वेनकाई को बातचीत करते और हंसते हुए देखा, जैसे वे आंगन के गेट की ओर चल रहे थे। छोटे राजकुमार, वेनकाई, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? यान वेनशियू ने आगे बढ़कर पूछा। यान वेनकाई ने बातचीत की कमान संभाली। यह सब उस आदमी होंगदा की वजह से है। जैसे ही मोजू का विषय आया, वह तुरंत उनकी प्रशंसा करने लगा। इसलिए मेरे पास उसके लिए कुछ लाने के लिए दादी के घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान वेंशियू की निगाहें अपनी ओर मुड़ती देखकर जियो येयांग ने शांति से कहा, कविताएं लिखना और दोहे बनाना बहुत नीरस है। मैं बस बाहर घूमने जाने का अवसर ले रहा हूँ। यान वेंशियू, क्या मैं इसे लाने के लिए एक नौकर को बुलाऊं? यान वेनकाई ने जल्दी से अपना हाथ लहराया। एक नौकर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बर्तन चुनना है? अभी कई लोग कह रहे थे कि उनके फूल हमारे आंगन के फूलों की तुलना में अधिक शानदार हैं। मुझे उन सभी को मात देने के लिए वापस लाने के लिए सबसे अच्छे फूल का चयन करना होगा। हमारा परिवार अन्य पहलुओं में कमजोर हो सकता है, लेकिन जब फूलों की बात आती है। उसने झोऊ चेंगे की ओर देखा। चूंकि आप भी यहाँ हैं, बड़े भाई झोऊ, आप हमें क्यों नहीं बताते, क्या आपके परिवार के फूल हमारे से बेहतर हैं? झोऊ चेंगे हंसे और अपना सिर हिलाया। अगर हम मात्रा और फूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्लभता के मामले में वे थोड़े बेहतर थे। यान वेनकाई ने तुरंत गर्व से अपना सिर उठाया। यह सही है। होंगा, उस लड़के के पास घर पर हरे बेर का केवल एक गमला है, और उसने मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। झुओ चेंगे ने कहा, यह एक प्रसिद्ध किस्म का है। यान वेनकाई, एक प्रसिद्ध किस्म अभी भी एक फूल है ना? जब तक यह एक फूल है, तब तक यह लोगों की प्रशंसा के लिए है। बेशक, जो सबसे भव्य रूप से खिलता है वो बेहतर है। बहुत हो गया, हम तुरंत वापस आएंगे। इतना कहकर वह तेजी से आंगन से बाहर चला गया। जियो येयांग मुस्कुराया और इत्मीनान से उसके पीछे चला गया। रास्ते में जियो येयांग की नजर दाओहुआ पर पड़ी, जो एक अलग दिशा से आ रही थी। वह अपनी जगह पर रुका और पास के एक मंडप की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं थोड़ी देर मंडप में बैठूंगा। तुम खुद जाकर बुढ़िया से फूल ले आओ। चूंकि यान वेनकाई ने दाओहुआ पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, फिर मेरी प्रतीक्षा करो।
मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। उसे जाते हुए देखकर जियो येयांग मंडप की ओर चला गया और बैठ गया। इस बीच दाओहुआ वांग मनमन के साथ रसोई की दिशा से आ रही थी जब उसने दूर से जियो येयांग और यान वेनकाई को देखा। वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करने ही वाली थी कि तभी उसने अपने चौथे भाई को दूर जाते देखा। आप यहाँ मंडप में क्यों बैठे हैं? गर्म रखने के लिए कोई कोयले की आग नहीं है? क्या आप ठंडे नहीं हैं? दाओहुआ वांग मनमन के साथ पवेलियन पहुंचे। जियो येयांग ने दाओहुआ की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे भाई के आंगन में बैठना उबाऊ है। मैं टहलने के लिए बाहर आया था। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत हंस पड़ा। कविताओं और दोहों की रचना के बिना प्राचीन सभाएं सदैव अधूरी रहती थीं। यदि किसी ने इसका आनंद लिया तो यह ठीक था, लेकिन यदि नहीं तो यह निश्चित रूप से यातना थी। जाहिर है जियो येयांग को यह बहुत पसंद नहीं था। दाओहुआ उसके सामने बैठ गई, अपने हाथ आपस में रगड़े और फिर वांग मनमन से कहा, जाओ कोयले की आग के 2 बेसिन यहाँ लाओ और चाय के सेट पर भी किसी को भेज दो। जियो येयांग मुस्कुराया, क्या अब तुमने चाय की सराहना करना सीख लिया है ना? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ चाय पी रहा है, कौन नहीं जानता कि कैसे। जियो येयांग के पास शब्द नहीं थे और उसने अपना सिर हिला दिया। यह देखकर दाओहुआ ने तुरंत अपना असंतोष व्यक्त किया, क्या बात है, मुझे नीचे देख रहे हो? मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ आलसी हूँ। यह सिर्फ चाय की सराहना कर रहा है ना? एक पल में मैं तुम्हें दिखाऊंगी। लकड़ी का कोयला और चाय का सेट तुरंत लाया गया। थोड़ी देर तक कोयले को भूनने के बाद दाओहुआ के हाथों को ठंडक महसूस नहीं हुई और फिर वह इत्मीनान से चाय बनाने लगी। मास्टर शेन को चाय चखने का बहुत शौक था और कभी कभी जब वह कक्षा के लिए जल्दी पहुंचती थी और रुक जाती थी तो उसे कुछ कप साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता था। इस प्रकार वह कुछ सीखने का अवसर जब्त कर लेती थी। जियो येयांग पत्थर की मेज के सामने बैठा चुपचाप दाओहुआ को देख रहा था, जिसका आचरण शांत था और हरकतें अभ्यास में थीं। इस व्यक्ति का सक्रिय पक्ष भी था और शांत पक्ष भी। जब गति में हो तो जीवंत और प्रसन्न, स्थिर होने पर सौम्य और शांत। गतिशीलता और शांति दोनों को मिलाकर यह कभी भी विरोधाभासी नहीं लगा, बल्कि एक अद्वितीय सद्भाव पैदा किया। आओ मेरे द्वारा बनाई गई चाय का स्वाद चखें। दाओहुआ ने जियो येयांग के लिए तैयार चाय का एक कप डाला और फिर उसके मूल्यांकन की प्रतीक्षा करते हुए चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। चाय का कप उठाते हुए जियो येयांग ने एक नाजुक घूंट पिया। दाओहुआ की आंखों में चमक देखकर प्रशंसा की उम्मीद करते हुए वो हल्के से मुस्कुराया, यह सभ्य है। दाओहुआ ने थपथपाया, अपने लिए एक और कप डाला और फिर उसे चखने के लिए उठाया और बुदबुदाया, यह स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा है। जियो येयांग बिना कुछ कहे बस मुस्कुराया, फिर दाओहुआ की विशेषताओं का अध्ययन किया और पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैंने सुना है कि आपकी एक नई छोटी बहन है। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा, आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से जानकार हैं। अपने मन में जियो येयांग ने सोचा कि यान वेनकाई के बड़े मुंह के साथ उसके लिए यह जानना मुश्किल होगा, वह आप दुखी नहीं हैं, है ना? पिछली बार जब यान कुलपति अपनी उपपत्नी के लिए दावत लेकर आया था तो यह व्यक्ति कई दिनों तक नाराज रहा था। अब एक नई बहन के आगमन के साथ कौन जानता था कि वह किस तरह के मूड में होगी। दाओहुआ ने हल्के से बोलने से पहले खुद के लिए एक और कप चाय पी। मेरे लिए दुखी होने की क्या बात है? अगर मैं दुखी भी हूँ तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? क्या बच्चा अभी भी पैदा नहीं होगा? जियो येयांग ने सिर हिलाया, यह अच्छा है कि आप इस तरह सोच सकते हैं। मुझे डर था कि आप खुद को एक कोने में पीछे कर लेंगे और खुद को दुखी कर लेंगे। दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। आप भी सोचते हैं कि एक परिवार में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने नाजायज बेटे और बेटियां पैदा हुई हैं, है ना? दाओहुआ की अभिव्यक्ति को थोड़ा प्रतिकूल होते देख जियो येयांग ने हताश होकर कहा, मुझे नाजायज बच्चों का विचार भी पसंद नहीं है, लेकिन जब हर कोई ऐसा कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? दाओहुआ ने अपनी नजरें फेर ली, यदि आप दूसरों को नहीं बदल सकते तो खुद को बदल लें।
निश्चित रूप से आपको दूसरों के जैसा करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ वह रुकी। फिर उसने जियो येयान की ओर देखा। आप कहते हैं कि आपको नाजायज बच्चे पसंद नहीं हैं, तो क्या आप भविष्य में रखेल लेने से बच सकते हैं? जियो येयान क्षण भर के लिए अवाक रह गया और तत्काल प्रतिक्रिया पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह देखकर दाओहुआ ने उपहास करते हुए कहा, सब बातें हैं और कोई कार्रवाई नहीं। मैं कर सकता हूँ। जियो येयांग ने बोलना शुरू ही किया था कि यान वेनकाए हाथों में मोजू का बर्तन लेकर वहां पहुंचे। उनके कदम रखने से पहले ही उनकी आवाज पवेलियन तक पहुंच गई। उसकी तेज आवाज ने जियो येयांग की आवाज को दबा दिया। बड़ी बहन। दाओहुआ का ध्यान भटक गया। वो जल्दी से उठकर उसका स्वागत करने लगी। आपका नौकर कहाँ है? आपने उसे उसे ले जाने में मदद क्यों नहीं करने दी? उसने कहा और मोजू का बर्तन उठाकर मंडप की छत पर रख दिया। यान वेनकाए हंसे, मैंने उसे मेरे लिए कुछ लाने के लिए भेजा था। पत्थर की मेज पर नजर डालते हुए उसने टिप्पणी की, ओह, आप यहाँ चाय पी रहे हैं? मुझे भी एक कप पिलाओ। दाओहुआ मुस्कुराया और वापस बैठ गया और तेजी से यान वेनकाई के लिए चाय का कप डाला। यान वेनकाई ने शायद ही कभी अपनी चाय का स्वाद चखा हो। उसका सिर पीछे झुका हुआ था। कुछ ही देर में प्याला खाली हो गया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए दाओहुआ की ओर बढ़ाया, अच्छी चाय, कृपया एक और कप। दाओहुआ को विशेष रूप से अपने चौथे भाई का प्याला तेजी से भरने का तरीका बहुत पसंद आया। जियो येयांग ने अपना सिर बगल में हिलाया, एक बैल चपरासी चबा रहा है। यान वेनकाई नाराज नहीं हुए और हंसे, मुझे इस तरह से पीना पसंद है, हवा में रखने की कोई जरूरत नहीं है। चौथे भाई, शाबाश। दाओहुआ ने, मैं आपका समर्थन करता हूँ, संदेश भेजा। यान वेनकाई ने यह दिखाने के लिए अपनी आंखें झपकाईं कि उसे संदेश मिल गया है। फिर वह हंसने लगा। भाई बहनों को अपने सामने मौन नजरों से देखते हुए जियो येयांग को तुरंत अप्रसन्नता महसूस हुई और उसने यान वेनकाई से कहा, क्या आप फूल देने नहीं जा रहे थे? आप अभी तक क्यों नहीं गए? यान वेनकाई ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया, कोई जल्दी नहीं, मैं एक दो कप चाय और पी लूं, जाने में देर नहीं हुई है। दाओहुआ ने उनमें से प्रत्येक के लिए एक और कप डाला। आह, काश हमारे पास कुछ हिरण का मांस होता, तो हम इसे आज दोपहर भून सकते। यान वेनकाई ने अचानक कहा। फिर जियो येयांग की ओर देखा, छोटे राजकुमार, हमें वुहुआ पर्वत में शिकार करने की अनुमति है ना? जियो येयांग ने अपना सिर हिलाया, मेरे चाचा के बिना मैं शिकार के मैदान में भी प्रवेश नहीं कर सकता। यान वेनकाई ने निराशा की सांस ली। फिर उसने अपनी चाय उठाई और पीने लगा। दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा, यदि तुम्हारे चाचा वापस नहीं आए, तो क्या तुम्हें इस साल फिर से महल में अकेले नया साल नहीं बिताना पड़ेगा? यान वेनकाई ने भी देखा, सही है। दाओहुआ, आप नए साल के लिए मेरे घर क्यों नहीं आते? अधिक लोगों का होना हमेशा जीवंत होता है ना? यान वेनकाई ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया, हाँ, 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 लिटिल प्रिंस, आप नए साल के लिए मेरे घर क्यों नहीं आते? जियो येयांग को पता था कि वे ईमानदारी से उसे आमंत्रित कर रहे थे, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया, इस साल मैं नए साल के लिए अकेला नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके घर नहीं आऊंगा। दाओहुआ आश्चर्यचकित था, क्या तुम्हारे चाचा वापस आ रहे हैं? जियो येयांग ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया, मेरे चाचा की बात करते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। यदि यह आपके गेहूं के बीज के लिए नहीं होता, तो मेरे चाचा को सजा का सामना करना पड़ता। जैसे ही उसने यह कहा, वह डी फू की ओर मुड़ा। डी फू ने तुरंत अपनी छाती से एक जमीन का दस्तावेज निकाला और इसे जियो येयांग को सौंप दिया। जियो येयांग ने जमीन का दस्तावेज लिया और फिर इसे सीधे दाओहुआ को सौंप दिया। यह क्या है? दाओहुआ ने इसे स्वीकार कर लिया और देखा कि यह 3000 एकड़ भूमि का एक समझौता था। इसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद दाओहुआ ने तुरंत इसे जियो येयांग को लौटा दिया। अप्रसन्न दृष्टि से उसने कहा, जियो येयांग, तुम क्या कर रहे हो? क्या हम सहमत नहीं थे? हम दोस्त हैं, और मैंने तुम्हें वह अनाज उपहार के रूप में दिया था। जियो येयांग को समझाना पड़ा, यह जमीन का सौदा मेरा नहीं है,
यह मेरे चाचा का है। उन्होंने कहा कि यह अनाज के बीज का भुगतान करने के लिए था। यह सुनकर दाव हुआ की अभिव्यक्ति में कुछ सुधार हुआ। यह तुम्हारे चाचा से है। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन 3000 एकड़ थोड़ा ज्यादा लगता है। इसे पकड़ना थोड़ा गर्म लगता है। जियो येयांग ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, यह बहुत ज्यादा नहीं है। आपने मेरे चाचा की बहुत मदद की है। दरअसल वो 10,000 एकड़ जमीन देना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा, चूंकि हम बहुत अच्छे से मिलते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा कम कर दिया। दाव हुआ स्तब्ध रह गई, उसके होंठ हिल गए, लेकिन अंततः नाराजगी से भरे स्वर में उसने कहा, आप अपनी कोहनी को अंदर की ओर मोड़ने में वास्तव में अच्छे हैं। इसे इसी तरह 7,000 एकड़ कम कर देते हैं। यान वेनकाई भी निराश दिखे। बिल्कुल, आपने इसमें बहुत अधिक कटौती कर दी। जियो येयांग ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन का दस्तावेज वापस ले लिया। दाओहुआ को निराश होकर बिना स्वीकार किए बैठे देखकर यान वेनकाई ने तुरंत उसे सांत्वना दी, बड़ी बहन, उदास मत हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे लिए और भी जमीन खरीदूंगा। बस यह 3000 एकड़ जमीन ले लो और अभी के लिए उन पर पौधे लगाओ। दाओहुआ ने कुछ अवाक होकर अपने चौथे भाई की ओर देखा। उसके इस भाई ने चीजों को कुछ ज्यादा ही शाब्दिक रूप से ले लिया। जियो येयांग इस विषय पर ध्यान नहीं देना चाहता था और उसने दाओहुआ की ओर देखा। कल आपके चौथे भाई का जन्मदिन है, आपने उसके लिए क्या उपहार तैयार किया है? यान वेनकाई ने तुरंत अपना ध्यान अपनी ओर लगाया। उसका चेहरा प्रत्याशा से भरा हुआ था। दाओहुआ की आंखें मुस्कुराहट में बदल गईं, एक पस। यह सुनकर यान वेनकाई का चेहरा उतर गया, कुछ हद तक उपेक्षा से, सिर्फ एक पस। वांग मैनमैन ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, पस पर महिला ने खुद जटिल, दो तरफा 3 अलग अलग टांके तकनीक का उपयोग करके कढ़ाई की है, और इसे पूरा करने में उन्हें कई महीने लग गए। जैसे ही यान वेनकाई ने सुना कि दाओहुआ ने अपने जन्मदिन के उपहार पर इतना समय बिताया है, उसने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। यह कहाँ है? बड़ी बहन, मुझे जल्दी दिखाओ। दाओहुआ अनिच्छुक थी। क्या तुमने इसे नजरअंदाज नहीं किया? मैं अभी वापस जाऊंगा और इसे तुरंत बदल दूंगा। यान वेनकाई घबरा गए, तेजी से आगे बढ़े और दाओहुआ की बांह हिलाते हुए कहा, मत करो, मैं अभी बकवास कर रहा था। प्रिय बहन, कृपया मुझे वह कढ़ाई वाली थैली दिखाओ जो तुमने मेरे लिए बनाई है। जैसे ही वह बोला, उसके चेहरे पर गलत भाव उभर आए। हमारे परिवार में बड़े भाई और पांचवें भाई के पास तीसरी बहन द्वारा कढ़ाई की गई थैली है, दूसरे भाई के पास दूसरी बहन से कढ़ाई की हुई थैली है, और तीसरे भाई के पास वह थैली है जो आपने उसके लिए पहले बनाई थी, जो हालांकि बदसूरत थी, फिर भी आपके द्वारा बनाई गई थी। केवल मैं परिवार में एकमात्र ऐसा हूँ जो बाहर से खरीदी गई थैली का उपयोग करता हूँ। उसे इतना दयनीय देखकर दाओहुआ ने झिझकते हुए कहा, लेकिन कल तुम्हारा जन्मदिन है, और थैली को कल के लिए एक उपहार माना जाता है। यान वेनकाई ने सीधे कहा, आज या कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी इस पर एक नजर डालना चाहता हूँ। फिर उसने दाओहुआ का हाथ फिर से हिलाना शुरू कर दिया। जियो येयांग पास बैठा था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो काफी जिज्ञासु भी था। सच कहा जाए तो वह इस आदमी को बहुत समय से जानता था, फिर भी उसने कभी उसकी सुई का काम नहीं देखा था। दाओहुआ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ठीक है, हिलना बंद करो, मैं मैनमैन को इसे लेने के लिए कहूंगी। वांग मैनमैन को संकेत मिल गया और वह तुरंत जाने के लिए मुड़ा। जल्द ही वो पुरुषों के लिए डिजाइन की गई हल्के भूरे नीले रंग की थैली के साथ लौटी। मुझे जल्दी से देखने दो। यान वेनकाई ने जल्दी से थैली ली और उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यह कौन सा जानवर है? जियो येयांग ने भी देखने के लिए अपनी गर्दन टेढ़ी की, और थैली पर भोले और अजीब पांडा को देखकर जोर से हंसा। यह एक लोहा खाने वाला जानवर है, हालांकि इसकी आत्मा वास्तव में आपसे मिलती जुलती है। दाओहुआ को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जियो येयांग ने पांडा को पहचान लिया। उसने पूछा, आपको इसके बारे में कैसे पता? जियो येयांग, मैंने इसे बाशु काउंटी एनल्स में देखा था, लेकिन आप कैसे हैं? आपने इसके बारे में कहाँ से सीखा? मुझे यह मत बताएं कि यह किसी अन्य कहानी की किताब से था।
दाओहुआ ने उसे तुम बहुत चतुर हो वाली नजर से देखा और मुस्कुराया। वास्तव में मैंने इसे एक यात्रा कहानी की किताब में देखा था। जियो ये यांग, आप वास्तव में बहुत सारी कहानियों की किताबें पढ़ते हैं। दाओहुआ ने तुरंत जवाब दिया, जितनी किताबें आप पढ़ते हैं उतनी नहीं, यहाँ तक स्थानीय काउंटी के इतिहास में भी नहीं। इस बीच वांग म्यानमैन की मदद से थैली को दूसरी तरफ एक राजसी बाघ को प्रकट करने के लिए पलट दिया गया। यह अच्छा है, इसका स्वभाव मेरे जैसा है। दाओहुआ और जियो येयांग दोनों ने एक साथ देखा, एक पल के लिए चुप हो गए, फिर एक स्वर में अपना सिर हिलाया और एक स्वर में कहा, पांडा लोहा खाने वाला जानवर आपके लिए अधिक उपयुक्त है। यह कहने के बाद उन दोनों ने तुरंत एक जानने योग्य मुस्कान साझा की। हालांकि यान वेनकाई असंतुष्ट रूप से बड़बड़ा रहा था, तुम दोनों की आंखें किस तरह की हैं? मैं स्पष्ट रूप से एक जंगली बाघ जैसा दिखता हूँ। इसे भूल जाओ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं बड़े भाई और तीसरे भाई से पूछने जा रहा हूँ। इसके साथ ही वह एक झटके में धराशायी हो गया। जैसे ही वह मंडप से बाहर निकला, वह तेजी से पीछे मुड़ा और मोजू के 2 बर्तन ले गया। यह देखकर दाहुआ ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, पीछे मुड़ी और पाया कि जियो येयांग उसे एक अनकही झिझक के साथ देख रही थी, और तुरंत पूछा, हैरान होकर, तुम्हें क्या हुआ है? जियो येयांग, आपने अपने चौथे भाई के लिए जो जन्मदिन का उपहार तैयार किया है, वह काफी विचारशील है। दाओहुआ ने तथ्यात्मक रूप से कहा, आखिरकार वह मेरा चौथा भाई है। जियो येयांग फिर बोलने में झिझकने लगा। दाओहुआ ने भौहें चढ़ा दी और उसकी ओर देखा, तुम्हें क्या बात है? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कहो। यह सुनकर जियो येयांग ने बस अपना सिर घुमा लिया और दाओहुआ की ओर देखना बंद कर दिया। यह डी फू था जो अब और खड़ा नहीं रह सका और धीरे से कहा, मिस यान, आपने हमारे गुरु को उनके जन्मदिन के लिए एक उपहार भी नहीं दिया है। दाओहुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जियो येयांग की ओर अवाक होकर देखने लगा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा जन्मदिन कब है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, जियो येयांग ने कहा, जून का पहला दिन। दाओहुआ, मुझे लगता है अगले साल मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक उपहार तैयार करूंगा। बाल दिवस, याद रखना आसान। जियो येयांग का चेहरा सामान्य हो गया और उसने उत्सुकता से पूछा, आप मेरे लिए क्या उपहार तैयार करने जा रहे हैं? दाओहुआ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया, समय आने पर आप देखेंगे। जियो येयांग, आप बस बाहर नहीं जा सकते हैं और इसे खत्म करने के लिए मेरे लिए कुछ लेखन ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर खरीद सकते हैं। कम से कम यह वेंकाई से बदतर नहीं हो सकता है। किसी असंबंधित पुरुष को किसी महिला की सुई का काम उपहार में देना उचित नहीं है, अन्यथा वह दाओहुआ द्वारा हस्तनिर्मित 2 तरफा कढ़ाई वाला पर्स भी पसंद करेगा। दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम निराश नहीं होगे। उसे इतना आश्वस्त देखकर जियो येयांग ने पहले से ही इसका इंतजार करना शुरू कर दिया। यान वेनकाई के जन्मदिन के दिन यान परिवार गतिविधियों में व्यस्त था क्योंकि प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय के अधिकारियों ने इस अवसर के बारे में सुना और अपने बच्चों को भी वहां भेजा। अगले दिन तक व्यस्त रहने और जियो येयांग और अन्य लोगों को विदा करने के बाद मैडम ली और दाओहुआ ने राहत की लंबी सांस ली। मैडम ली ने चाय पीते हुए कहा, आपकी मदद से पिछले 2 दिन बहुत अच्छे बीते हैं, नहीं तो मैं थक जाती। साल का अंत पहले से ही इतना व्यस्त होने के कारण परिवार की मूल योजना बेटे के जन्मदिन के लिए केवल भोजन करने की थी। आखिरी मिनट में इतने सारे आगंतुकों के आने की उम्मीद कौन कर सकता था? पर्याप्त तैयारियां नहीं थीं और उन्हें चीजें खरीदने के लिए जल्दी जल्दी बाहर जाना पड़ा। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस माँ की मदद की और उनके लिए कुछ काम किए, बस इतना ही। इसका मुख्य कारण यह है कि माँ बहुत सक्षम हैं। मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा, बस कुछ और व्यस्त दिन। एक बार जब हम परिवार की संपत्तियों और दुकानों में खातों की समीक्षा कर लेंगे, तो काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम शांति से नए साल का इंतजार कर सकते हैं। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद दाओहुआ अपने आंगन में लौट आई। मैनमैन, जाओ भाई जियाओलियू को मेरे लिए बुलाओ।
दाओहुआ ने जियो येयांग द्वारा उसे दी गई भूमि का विलेख निकाला। ये 3000 एकड़ से अधिक जमीन जिंगझोउ के बाहरी इलाके में स्थित थी। उसे यह देखना था कि खेती के लिए क्या उपयुक्त है। जल्द ही जियाओलियू आ गई। मिस, क्या आपने मुझे बुलाया? दाओहुआ ने उन्हें लिखित पता दिया। भाई जियाओलियू, इस जगह की जांच करें और देखें कि भूमि कैसी है और आसपास का वातावरण कैसा है। जियाओलियू ने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कागज का टुकड़ा लिया और चला गया। अगले दिन जियाओलियू अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के साथ वापस लौटा। मिस, जिस जमीन को आपने मुझसे देखने के लिए कहा था वह सभी उच्च गुणवत्ता वाली सूखी कृषि भूमि है। मिट्टी उपजाऊ है और जल स्रोत के करीब है। दाओहुआ ने ध्यान से सुना और सब कुछ सुनने के बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद, अपने पैरों को फैलाने के लिए टहलते हुए, वह अपने लिए जमीन देखने गई। वापस लौटने पर उसने शियाओलियू से कहा, भाई शियाओलियू, अगले साल मैं वहां औषधीय पौधों की खेती करना चाहती हूँ। इस दौरान एक औषधीय किसान की तलाश में मेरी मदद करें जिसे हम काम पर रख सकें। इसके अलावा मेरे लिए जितना हो सके उतने औषधीय पौधों के बीज इकट्ठा करें और जब आपके पास हों तो उन्हें मेरे पास ले आएं। यदि इस दौरान आपके पास चांदी खत्म हो जाए तो मैनमैन को ढूंढें। सियाओलियू ने दाओहुआ द्वारा उसे दिए गए सभी कार्यों को याद करते हुए सिर हिलाया। मिस, क्या पहले आपके डेनलिंग गांव के फार्म में औषधीय पौधे नहीं लगे थे? अब आप और पौधे क्यों लगाना चाहती हैं, और उस पर इतनी बड़ी मात्रा में? उसके चले जाने के बाद जियाओलियू ने पूछा। वांग मैनमैन ने आगे पूछताछ करते हुए बात की। एक क्षण की चुप्पी के बाद दाओहुआ ने उत्तर दिया, भोजन का ध्यान रखने से बीमारी के लिए तैयार रहना स्वाभाविक है। योंगक्सिंग युग के 18वें वर्ष में यान परिवार ने नए साल का जश्न बहुत खुशी से मनाया। बूढ़ी मैडम यान खुश थी क्योंकि परिवार बेहतर से बेहतर काम कर रहा था और उनके वंशज अधिक से अधिक होनहार होते जा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी बेटी भी, जिसकी शादी बहुत दूर बीजिंग में हुई थी, अब नियमित पत्राचार करने में सक्षम थी। यान झिगो खुश था कि अनाज के बीज सफलतापूर्वक बोए गए थे। एक बार गर्मियां आ गईं और फसल अधिक हो गई। जब तक इससे फिंक्सी में दस्यु समस्या कम हो गई, प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उनकी पदोन्नति लगभग निश्चित थी। मैडम ली खुश थी क्योंकि उनका बड़ा बेटा दिन ब दिन अधिक स्थिर और जिम्मेदार होता जा रहा था और कुछ ही वर्षों में वह शादी पर चर्चा करने और पत्नी लेने में सक्षम हो जाएगा। उनका दूसरा बेटा भी अधिक मेहनती होता जा रहा था और उनकी बेटी वित्त प्रबंधन में माहिर थी। वह न केवल अपने लिए पैसे कमाने में अच्छी थी, बल्कि उसका अपना परिवार और उसका मायका परिवार भी उसकी सफलता से खुश था। ली फैमिली की वाइनरी बन चुकी थी और उसने नए साल की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए काफी मात्रा में वाइन बेची और शुरुआती निवेश एक ही बार में वापस हासिल कर लिया। ली परिवार स्वाभाविक रूप से पैसे कमाने के बाद यान परिवार को नहीं भूला, अपने नए साल के उपहारों के साथ 10,000 टन से अधिक चांदी भेजी। यान परिवार की नींव भी धीरे धीरे जमा हो रही थी। दूसरा घर भी खुश था। वे खुश थे क्योंकि मुख्य घराने की समृद्धि जितनी अधिक होगी, वे भी उतने ही बेहतर होंगे। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह था कि यान वेंजी अपने 3 अन्य भाइयों के साथ वांग्यू अकादमी में भाग लेने में असमर्थ थे। तीसरे घर को संतुष्ट करना हमेशा सबसे आसान रहा है क्योंकि वे बहुत कम चाहते थे। यान झिकियांग और वू परिवार ने देखा कि उनका सबसे बड़ा बेटा वेंताओ और अधिक उत्कृष्ट हो गया, दूसरे बेटे ने स्कूल जाना शुरू कर दिया और सबसे छोटा लड़का दिन पर दिन बड़ा होता गया। उनके खेत और जागीरें भी बढ़ती जा रही थीं और उनके पास इच्छा करने के लिए और कुछ नहीं बचा था। युवा पीढ़ी भी बहुत खुश थी। नए साल के दौरान कई भोज होते थे और उन्हें लगभग हर दिन निमंत्रण मिलते थे। वे एक घर से दूसरे घर जाते थे, नए दोस्त बनाते थे और उपहार प्राप्त करते थे। वे खुश कैसे नहीं हो सकते? दाओहुआ भी स्वाभाविक रूप से खुश था, और कुछ नहीं बल्कि इस तथ्य के लिए कि जागीर और दुकानों की कमाई दर्ज करने वाला खाता बढ़ रहा था। वांग मैनमैन ने अपनी बेटी को सीढ़ी पर बैठे हुए देखा, एक हाथ से अबेकस को कुशलता से घुमाते हुए और दूसरे हाथ से तेजी से बही को पलटते हुए। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई,
उसे यह अजीब और आनंददायक दोनों लग रहा था। उसे यह समझ में नहीं आता था कि यान परिवार की सबसे बड़ी वैध बेटी को अगर चांदी की जरूरत थी, तो उसने मैडम से सीधे क्यों नहीं पूछ लिया था। इसे हर दिन कमाने में खुद को व्यस्त रखने से कहीं ज्यादा आसान होता। यह बहुत थका देने वाला लग रहा था। लेकिन पिछली बार से, जब मैडम और झोऊ मैडम धूप चढ़ाने के लिए एक साथ मंदिर में गईं और वापस आते समय उनकी महिला ने कुछ नए बाजार में आए बालों के गहनों को पसंद किया, वांग मनमन को एहसास हुआ कि उनकी युवा महिला वास्तव में बहुत दूरदर्शी थी। नए बाजार में आए बाल आभूषणों के एक सेट की कीमत कई 100 टन चांदी है। उस समय मिस झो को वास्तव में एक सेट पसंद आया, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास अपनी कोई चांदी नहीं थी और उसे इसके लिए झो मैडम से पूछना पड़ा। झो मैडम ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि मिस झो के पास पहले से ही घर पर बहुत सारे गहने थे। पास खड़े वांग मैनमैन ने मिस झो की आंखों में निराशा और पछतावा बहुत स्पष्ट रूप से देखा। दूसरी ओर उसकी युवा महिला ने मैडम से पूछने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि उसके पास अपनी चांदी थी। उसने बस अपने पसंदीदा बाल आभूषण खरीदे और यहाँ तक बूढ़ी मैडम और मैडम के लिए एक एक सेट भी खरीदा। हालांकि युवा महिला अक्सर उल्लेख करती थी कि उसके पास खुद का पैसा होने से वह अधिक आत्मविश्वासी हो गई है, सभी ने सुना लेकिन जल्द ही इसके बारे में भूल गए। इस घटना के बाद ही वांग मैनमैन को इसका गहरा अनुभव हुआ। यहाँ तक मिस झो भी आभूषण की दुकान छोड़ने के बाद अपनी महिला से चिपकी रही और कहा कि वह भी चांदी कमाने के लिए अपनी खुद की दुकान खोलेगी। भाई जियाउलियू पर्याप्त औषधीय बीज नहीं लाए हैं, उन्हें बड़ी फार्मेसियों में और अधिक देखने के लिए कहें। उन्हें केवल उन कीमती जड़ी बूटियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। यह आम और सामान्य जड़ी बूटियां हैं जिनकी सबसे अधिक मांग है। एक बार जब दाओहुआ ने दुकानों और जागीरों के मुनाफे का हिसाब किताब पूरा कर लिया, तो उसने औषधीय जड़ी बूटियों के रोपण के बारे में सोचा जो नए साल के ठीक बाद शुरू होना था। वांग मैनमैन, चिंता मत करो मिस, मैं भाई शियाओलियू को थोड़ी देर में ढूंढूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वह समझे। वैसे मिस, क्या हम अभी भी लालटेन महोत्सव के लिए प्रांतीय गवर्नर की हवेली में जा रहे हैं? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, इस साल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दोनों चाचा अपने व्यवसाय में काफी व्यस्त हैं, इसलिए उन्हें परेशान न करें। वांग मैनमैन ने हंसते हुए कहा, अंकल मास्टर्स का व्यवसाय वास्तव में बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। सिस्टर पिंगटोंग ने मुझे बताया कि उन्होंने प्रांत के बाहर अपनी शराब बेचना शुरू कर दिया है। दाओहुआ मुस्कुराया, यह अच्छा है कि व्यवसाय फल फूल रहा है। आखिरकार उसने ली परिवार से 3 जागीरों पर कब्जा कर लिया था, और अगर उन्होंने पैसा नहीं कमाया होता तो उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस होता। वांग मैनमैन, अंकल, आप बहुत प्रभावशाली हैं। आपने प्रांत के बाहर शराब बेचने का प्रबंधन कैसे किया? दाओहुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में वाइन बनाने की कला कठिन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई अन्य व्यवसाय वाइन नहीं बेचता है। ली फैमिली की वाइन इतनी अच्छी बिकने का कारण अंगूर हैं। ली परिवार के खेतों में अब जो अंगूर उगाए जाते हैं, वे सभी उनके क्षेत्र में उगाए गए बीजों से हैं। ऐसे अंगूर, चाहे स्वाद में हो या उनमें मौजूद पोषक तत्व, दूसरों से कहीं बेहतर होते हैं। आम लोगों को बहुत बड़ा अंतर महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन सच्चे पारखी और पेटू निश्चित रूप से विशिष्टता का स्वाद ले सकते हैं। यही असली कारण है कि ली फैमिली की वाइन इतनी अच्छी बिकती है। बेशक, एक अच्छे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 2 चाचाओं की असाधारण क्षमताएं भी अपरिहार्य हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य व्यापारियों से ईर्ष्या या दमन का सामना किए बिना अपनी शराब को सुचारू रूप से बेचने में ली परिवार की सफलता भी उनके प्रिय पिता के कारण है। प्राचीन समय में, पैसा कमाने और अर्जित चांदी को रखने के लिए कई शर्तों की आवश्यकता होती है। सही समय, स्थान और लोग सभी आवश्यक हैं। इसी समय, गुयू और लिक्सिया बांस की टोकरी लेकर आए और उसे मेज पर रख दिया। यह देखकर दाओहुआ तुरंत उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। विनोइंग टोकरी के अंदर बड़े, पूर्ण सूरजमुखी के बीज थे। वांग मैनमैन, मिस, आप इन सूरजमुखी के बीजों के साथ क्या करने जा रही हैं? दाओहुआ मुस्कुराया, आपको बाद में पता चलेगा। नए साल की अवधि के दौरान दाओहुआ शायद ही कभी बाहर जाता था।
झोऊ परिवार और मैडम ली के करीबी 2 या 3 अन्य परिवारों से मिलने के अलावा वह किसी और से मिलने नहीं गईं और औषधीय पौधों के बीज उगाने या संगीत का अभ्यास करने के लिए घर पर ही रहीं। लिंटन फेस्टिवल के कुछ ही समय बाद यान वेंशियू के 3 भाई अपनी कक्षाओं के लिए अकादमी लौट आए। जैसे जैसे मौसम गर्म होने लगा, दाओहुआ कभी कभी झोऊ जिंगवान के साथ घोड़ों की सवारी के लिए बाहर जाता था। वह अब सरपट घोड़े की सवारी कर सकती थी, लेकिन बाधाओं पर से कूदने में वह अभी तक कुशल नहीं थी। दाओहुआ मार्च की शुरुआत तक किवू पर्वत पर आड़ू के फूल पूरी तरह से खिल जाएंगे। मिस वांग ने हमें एक साथ आड़ू के फूलों का आनंद लेने के लिए निमंत्रण भेजा है। क्या आप जाएंगे? झोऊ जिंगवान केवल अपने घोड़े पर ही चल सकती थी और दाओहुआ के पीछे चलते हुए उसने जोर से पूछा। दाओहुआ ने अपने घोड़े की गति धीमी की और पलटकर कहा, नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरे जड़ी बूटी के बगीचे में बुआई शुरू हो गई है और मुझे अक्सर इसकी जांच करनी पड़ती है। झोऊ जिंगवान ने कहा, आपके पास पहले से ही एक चाय बागान, फूलों का बगीचा, अंगूर के बगीचे, बाग और अनाज के खेत हैं, आपने अब जड़ी बूटियों का बगीचा क्यों शुरू किया? दाओहुआ, जब हमारा परिवार गरीब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। झोऊ जिंगवान ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। आप गरीब? आपने आभूषणों के 3 सेट खरीदने के लिए 1000 से अधिक चांदी खर्च करने से पहले पलकें भी नहीं झपकाईं। मेरी माँ कहती है कि आप उससे भी अधिक फिजूल खर्ची करते हैं। दाओहुआ ने बस मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। अगर वह खुद को खुश करने के लिए नहीं तो पैसा किस लिए कमा रही थी? अगर उसे कोई चीज पसंद आती और उसके पास उसे खरीदने का साधन होता, तो वह उसे क्यों नहीं खरीदेगी? वसंत की शुरुआत के बाद दाओहुआ बहुत व्यस्त थी, अपने पाठों में व्यस्त थी, विभिन्न संपत्तियों का निरीक्षण करने में व्यस्त थी। साथ ही मैडम ली ने उन्हें एक टास्क भी दिया था, जो था कि किचन कैसे मैनेज करना है यह सीखना था। माँ, मुझे अचानक रसोई क्यों संभालनी है? दाओहुआ कुछ हद तक अनिच्छुक थी, काम से भागना चाहती थी, लेकिन इसके लिए कोई मदद नहीं थी। उसे हर दिन बहुत कुछ सीखना था, किताबों से ज्ञान, सुलेख, कढ़ाई, सितार बजाना और धूप जलाना। सुबह में उसे कोड़े के साथ अभ्यास करने के लिए उठना पड़ता था और फिर भी उसे संपत्ति और दुकानों का प्रबंधन करने के लिए समय निकालना पड़ता था। यह वास्तव में मुर्गियों की तुलना में पहले उठने, कुत्तों की तुलना में बाद में सोने, कार्यालय के ड्रोन की तुलना में अधिक काम करने का मामला था। बात सिर्फ इतनी थी कि पुरस्कार काफी संतोषजनक थे, अन्यथा वह सब कुछ छोड़कर नौकरी छोड़ देना चाहती होगी। वादा किया गया आसान जीवन का क्या हुआ? मैडम ली ने उपेक्षा से उसकी ओर देखा। तुम्हारा जल्दी से क्या मतलब है? तुम्हारी माँ सोचती है कि बहुत देर हो चुकी है। एक बार अगस्त बीत जाएगा, तुम 12 साल की हो जाओगी और तुम्हें बटल आतिथ्य जैसी चीजें भी सीखना शुरू कर देना चाहिए। अपनी उम्र के बारे में सुनकर दाओहुआ तुरंत अभिभूत हो गई। यदि यह आधुनिक समय होता, तो 12 साल की उम्र में उसने जूनियर हाई शुरू कर दिया होता। लेकिन प्राचीन समय में लोग शादी की तैयारी पहले से ही कर रहे होते थे। मैडम ली ने अपनी बेटी के उदास चेहरे को नजरअंदाज कर दिया और जारी रखा, क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है? यह बिल्कुल सही है, तो फिर रसोई के प्रबंधन से शुरुआत करें, ताकि आप इसमें महारत हासिल कर सकें। एक बार जब आप रसोई से परिचित हो जाएं, तो आप सिलाई कक्ष का कार्यभार संभालना शुरू कर सकते हैं। दाओहुआ ने झट से टोकते हुए कहा, माँ, हमें सिलाई का कमरा कब मिला? मैडम ली ने अपनी बेटी पर एक और तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। तुम अपना सारा ध्यान उन संपत्तियों और दुकानों पर केंद्रित करती हो, घर के अंदर क्या हो रहा है इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। इतना कहने के बाद वह रुकी, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक समझाया। आजकल हमारा परिवार अधिक मेलजोल के लिए बाहर जाता है। आपके पिता प्रीफेक्ट होने के कारण हम अपनी पोशाक के साथ हार नहीं मान सकते। साथ ही घर में अधिक नौकरों के साथ हर मौसम में कपड़े बदलना एक बड़ा खर्च बन जाता है। हमारे सिलाई कक्ष के साथ बाहर से कपड़े खरीदने की कोई जरूरत नहीं है और हम बहुत सारी चांदी बचा सकते हैं। भले ही हमारी आय बढ़ गई है, हम फिजूल खर्ची नहीं कर सकते।
कुछ वर्षों में जब आप सभी बड़े हो जाएंगे तो और भी जगहें होंगी जहां पैसे की जरूरत होगी। दाओ हुआ ने सिर हिलाया। उसकी माँ में वास्तव में घरेलू प्रबंधन की प्रतिभा थी। वो कई चीजों का पूर्वाभास कर सकती थी। मैडम ली ने दाओ हुआ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम महिलाएं युवावस्था में ही थोड़ा आराम कर सकती हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा आराम करते हैं तो शादी होने पर हमें इसकी भरपाई कष्टों से करनी होगी। माँ जानती है कि आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, लेकिन अब आप जितनी मेहनत करेगी, शादी के बाद आपका जीवन उतना ही आसान होगा। घर पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप शादी कर लेते हैं, भले ही आपकी सास समझदार हो, तो आप उनसे हर चीज के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, है ना? इसके बारे में सोचो, क्या तुम सब कुछ अभी घर पर रहते हुए सीखना पसंद करोगे या शादी के बाद सीखने का इंतजार करना पसंद करोगे? दाओ हुआ ने निराशा से उत्तर दिया, माँ, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगा। घर का प्रबंधन करना एक ऐसी चीज है जिसमें हर कानूनी पत्नी को सक्षम होना चाहिए। रखेलों का जीवन आसान होता है, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन वे अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। न केवल वे अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि उनके द्वारा पैदा किए गए बच्चों को भी निम्न दर्जे का माना जाता है। प्रत्येक लाभ के साथ एक बलिदान भी आता है। सहजता का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को उचित कीमत चुकानी होगी। मैडम ली मुस्कुराई और तेजी से पिंक टोन से एक कार्मिक पंजीकरण पुस्तिका और एक क्रय बही खाता लिया। उन्हें सीधे दाओहुआ को सौंपते हुए कहा, इन्हें अपने साथ वापस ले जाएं और खुद को परिचित करें। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है या यदि कुछ भी अस्पष्ट है तो आएं और मुझसे पूछें। दाओहुआ ने त्यागपत्र देते हुए अपना सिर हिलाया, 2 किताबें ली और चली गई। दाओहुआ मंडप। दाओहुआ छत के नीचे खड़ा था, एक तोते के साथ खेल रहा था। रसोई प्रबंधक रेन शियाओगु और खरीदार फैंग गुई आंगन में खड़े थे। वे कुछ समय के लिए वहां रहे थे। आंगन में जलपान के साथ कुर्सियां लगाई गई थीं और वांग मैनमैन ने उन्हें सीटें दी, लेकिन किसी ने भी बैठने की हिम्मत नहीं की। वे सम्मानपूर्वक खड़े थे, सावधानी से दाओहुआ को देख रहे थे। सबसे बड़ी युवा महिला। ईमानदारी से कहूं तो, हालांकि वह एक युवा महिला थी, यान परिवार के नौकरों में से एक भी सदस्य ने उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि सबसे बड़ी युवा महिला ने मालिक से सीधे भिड़ने की हिम्मत की, इसलिए किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा सबसे बड़ी युवा महिला वास्तव में दुर्जया थी। अगर घर में कुछ भी होता था तो वो हमेशा मैडम की मदद करती थी। मैडम चीजों को व्यवस्थित करती थी और सबसे बड़ी युवा महिला कमियों को दूर करती थी। यान परिवार ने कई भोजों की मेजबानी की थी। हर बार मेहमान अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ गए। बस इसी से पता चल रहा था कि बड़ी बेटी एक सावधान और विचारशील इंसान थी। अब चूंकि बड़ी बेटी रसोई की प्रभारी थी, इसलिए उन्हें उसकी अच्छी सेवा करनी थी। आंगन में 2 लोगों को बिना बैठे खड़े देखकर दाओहुआ के पास कुछ शब्द नहीं थे। ईमानदारी से कहूं तो, उसने उन्हें यह दिखाने के बारे में कभी नहीं सोचा था कि बॉस कौन है या ऐसा कुछ। मुख्य कारण यह है कि यान परिवार का अधिकांश भोजन उनके अपने खेत से आता था, इसलिए यदि वे गबन करना भी चाहें, तो शायद उन्हें अधिक अवसर नहीं मिलेगा। उसका पक्षी के साथ खेलना सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे अपनी शर्मिंदगी कम करने के लिए क्या कहना चाहिए, लेकिन दोनों ने खड़े रहने पर जोर दिया, जिससे वह काफी असहाय हो गई। दाओहुआ ने तोते को नीचे उतारा और उसके पास जाकर बैठ गया, तुम दोनों भी बैठो। तभी मैडम रेन और फैंग गुई ने बैठने की हिम्मत की, लेकिन दोनों केवल किनारे पर बैठे रहे, उनकी पीठ सीधी थी। दाओहुआ, क्या सचमुच उनमें एक दबंग महिला सीईओ की आभा थी? उन दोनों को देखकर जो कोई भी बेहतर नहीं जानता वह सोचेगा कि वह भयंकर थी। उन्होंने कहा, मैडम ने मुझे रसोई संभालने के लिए कहा, और हालांकि मैं अक्सर वहां जाती हूँ, फिर भी मुझे कई चीजें समझ नहीं आती हैं। मुझे समझाएं कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही वह बोल रही थी, दाओहुआ रुका और फैंग गुई की ओर देखा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले देखा है।
वांग मैनमेन ने तुरंत जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, मिस, आपको लगता होगा कि फैंग गुई मैडम फैंग से मिलती जुलती है, ठीक है। दाओहुआ के चेहरे पर एहसास दिखा, सही है, वह मैडम की तरफ से बटलर की तरह दिखती है। फैंग गुई ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मिस के सवाल का जवाब देने के लिए, मैडम फैंग मेरी बहन है, और हम भाई बहन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ओह, दाओहुआ ने सिर हिलाया, कोई आश्चर्य नहीं। फिर मैडम रेन की ओर देखते हुए, क्या गेट हाउस पर कोई रेन शियाओगू नहीं है? क्या आप संबंधित हैं? मैडम रेन ने तुरंत उत्तर दिया, मिस को उत्तर देने के लिए, वह मेरा बेटा है। दाओहुआ ने फिर से सिर हिलाया, चाय का कप उठाया और पीने लगी, उसकी आंखें झुक गईं। इसे साकार किए बिना, यान परिवार, जो मूल रूप से कर्मियों में सरल था, अधिक जटिल रूप से संबंधित होने लगा था। नौकरों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि के साथ, प्रबंधन निश्चित रूप से अधिक कठिन हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैडम बड़े बेटे के लिए योग्य पत्नी ढूंढने पर जोर देती रहीं, शायद इसी पहलू पर भी विचार कर रही थीं। एक जटिल परिवार के ऊपरी और निचले दोनों स्तरों को संभालना कोई आसान काम नहीं था। अब वो मैडम ली के मात्र इरादों को समझ गई, इतनी जल्दी रसोई का कार्यभार संभालने से यह सुनिश्चित होने की संभावना थी कि वह अपने भावी वैवाहिक घर में अपने दम पर खड़ी हो सकेगी। दाओहुआ को अचानक चुप होते देख मैडम रेन और फैंग गुई दोनों तनाव में आ गए और गलतियों के लिए अपने पिछले शब्दों की समीक्षा करने लगे। लेकिन एक पल के बाद, दाओहुआ ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया, मेरी माँ के अनुसार, रसोई में नियम पहले की तरह ही रहेंगे, लेकिन मैं दो और जोड़ दूंगी। सबसे पहले, अब से, चाहे कोई भी कमरा हो या रसोई से कोई भी चीज मंगवाता हो, इसे लॉग और रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। वह प्रत्येक घर का खर्च देखना चाहती थी। दूसरा, पिछले खरीद रिकॉर्ड पर्याप्त विस्तृत नहीं है। मैं बाद में एक फॉर्म प्रदान करूंगा और तब से खरीदारी मेरे फॉर्म के अनुसार भरी जाएगी। वर्तमान खरीद बही खाता में केवल मात्राएं और मात्राएं दर्ज की गईं, स्रोत और संपर्क जानकारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे खरीद के दौरान रकम का गबन करना या उसे बढ़ाना आसान हो गया। मैडम रेन और फैंग गुई दोनों ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, लेकिन उनके दिलों में कड़वाहट का एक संकेत घर कर गया। कार्यभार संभालने के बाद सबसे बड़ी बेटी ने ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नहीं किया, लेकिन उनके अनौपचारिक लाभों में कटौती कर दी। रसोई की प्रभारी मैडम रेन अच्छी चीजें लेने की हिम्मत नहीं करती थी, लेकिन अक्सर कमरों के लिए भोजन तैयार करते समय कुछ अधिक बना लेती थी, या तो अपने अधीन नौकरानियों को रिश्वत देने के लिए या चुपचाप घर चली जाती थीं। अब भोजन और पेय को रिकॉर्ड करने के साथ पैंतरेबाजी के लिए जगह बहुत छोटी थी। फैंग गुई वही था, वो बहुत अधिक लालची होने का साहस नहीं करता था, लेकिन अक्सर अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कीमत थोड़ी बढ़ा देता था। अब नई खरीद बही और बड़ी बेटी की चतुराई के कारण उसे और अधिक सावधान रहना पड़ा। रेन पॉजी और फैंग गुई ने एक चौथाई घंटे से अधिक समय बिताने के बाद दाओहुआ कोर्टयार्ड छोड़ दिया, और जैसे ही उन्होंने अपना व्यवसाय समाप्त किया, मैडम ली को खबर मिली। दाओहुआ के दो अतिरिक्त नियमों को सुनने पर मैडम ली एक पल के लिए चुप हो गईं। इस लड़की ने चीजों को काफी सावधानी से सोचा है। प्रत्येक घर में क्या खाया जाता है, काले और सफेद की सूची बनाने से हर किसी को पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है, जिससे कुछ लोगों को भरपेट खाने के बाद कमी महसूस नहीं होगी। पिंग टोंग ने सिर हिलाया, पिछले 2 वर्षों में घर अधिक आरामदायक हो गया है, और मैंने देखा है कि दूसरे मास्टर और उनकी पत्नी जब भी अपना भोजन चुनते हैं तो हमेशा बहुत कुछ ऑर्डर करते हैं। यदि वे पूरा नहीं कर सकते, तो यह बहुत बर्बादी होगी। शुंगक्सिन कोर्टयार्ड से एक व्यक्ति भी है, जो 5वीं युवा बेटी को जन्म देने के बाद से अपने शरीर को पोषण देने की आवश्यकता का बहाना बना रहा है, और कभी कभी कुछ ऑर्डर करने के लिए रसोई में जाता है। मैडम ली ने उपहास करते हुए कहा, आजकल दूसरे मास्टर और उनकी पत्नी कुलीन परिवारों के तरीकों की नकल कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि क्या हमारा घर इस तरह की फिजूल खर्ची का सामना कर सकता है। पुरानी मैडम और मास्टर के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाया हूँ। जहाँ तक कोर्टयार्ड की बात है, यह मास्टर का अपना निर्देश था,
जिससे मैडम लिन को रसोई में जो कुछ भी तैयार करने की इच्छा हो उसे रखने की इजाजत दी गई। ऐसा कहने के साथ लिन परिवार इसका लाभ उठाने में संकोच नहीं करेगा। जैसे ही वह बोली, मैडम ली फिर से मुस्कुराईं। वे कहते हैं कि एक बेटी अपनी माँ की अंतरंग छोटी सूती गद्देदार जैकेट होती है, और यह कहावत निश्चित रूप से सच है। उसके इस कदम से हमें इस घर में बुरी प्रथाओं को दबाना होगा। भले ही यह भविष्य में कुछ नाराजगी का कारण बनता है, हम अपनी तरफ से एक उचित तर्क देंगे। पिंग टोंग ने तुरंत जवाब दिया, वास्तव में सबसे बड़ी युवा मिस के दिल में हमेशा मैडम के हित रहे हैं। कुछ चीजें हैं, भले ही मैडम को उनके बारे में पता हो, वो उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी युवा मिस के लिए यह अलग है, वो बहुत कम ध्यान दे सकती है। मैडम ली ने आगे कहा, खरीद के संबंध में हमारे घरेलू खर्च हाल ही में बढ़ रहे हैं और हमें वास्तव में उस क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत करना चाहिए। थोड़ी सी चोरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं लोगों के लालच के बारे में अधिक चिंतित हूँ जो अंततः उनकी अपनी जेब भरने के लिए बढ़ रहा है। पिंग टोंग ने सिर हिलाया, फिर हंसते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी युवा मिस वास्तव में एक अच्छी बटलर बनने की क्षमता रखती है। रसोई की जिम्मेदारी संभालते हुए उसने मैडम के लिए दो बड़ी समस्याओं का समाधान किया। मैडम ली भी हंसी, लड़की वास्तव में चतुर है, लेकिन थोड़ी आलसी है, उसे कार्रवाई करने से पहले एक धक्का की जरूरत है। हमें उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। 1 माह बाद रेन पोजी ने दाओहुआ को प्रत्येक घर के लिए भोजन व्यय के विस्तृत रिकॉर्ड के साथ बही खाता सौंपा। दाओहुआ आंगन में बैठा सूरजमुखी के बीज तोड़ते हुए बही खाते पलट रहा था, कभी कभी हंसी भी निकाल रहा था। हमारे घर में भोजन का सबसे बड़ा खर्च न तो बूढ़ी मैडम के आंगन से होता है, न ही मुख्य आंगन से, बल्कि वास्तव में मेरे दूसरे चाचा के घर और एक उपपत्नी के निवास से होता है। वे प्रति माह 2 या 300 टन चांदी खर्च करते हैं। दाओहुआ ने उपहास में अपना सिर हिलाया, फिर उठ खड़ी हुई और तेजी से 2 प्रतियां बनाते हुए अध्ययन की ओर चली गई। बाद में उसने एक वांग मैनमैन को सौंप दिया और उसे इसे परिवार की दूसरी शाखा में पहुंचाने का निर्देश दिया। चाहे दूसरे चाचा हो या दूसरी चाची, उन्हें बताएं क्योंकि मैं पहली बार रसोई संभाल रही हूँ, मैं घरेलू खर्चों के बारे में स्पष्ट नहीं थी और उन्हें भी जागरूक करने के लिए कुछ गणनाएं की। इतना कहकर वह रुक गई। अगर वे पूछते हैं कि और कौन जानता है, तो उन्हें बताएं कि मैं 1 महीने के खर्चों की सटीकता के बारे में चिंतित हूं और मां को रिपोर्ट करने से पहले 2 और महीनों के लिए रिकॉर्ड करने की योजना बना रहा हूं। बस इतना ही, जाओ। वांग मैनमैन मुड़े और तुरंत चले गए। एक बार जब वह चली गई, तो दाओहुआ ने अपनी नजर दूसरी प्रति की ओर घुमाई, एक पल के लिए सोचा, फिर आकाश की ओर देखा। पिताजी को अपना आधिकारिक कर्तव्य पूरा करना चाहिए, है ना? गुयू ने सिर हिलाया, हाँ, युवा मिस। दाओहुआ उठ खड़ा हुआ, चलो, हम पिता से मिलेंगे। चबिहुआ गेट। जब यान झिगाओ प्रशासनिक कार्यालय से लौट रहे थे, तो उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपनी नौकरानी के साथ मंडप में चाय पीते हुए देखा। यह देखकर यान झिगाओ ने भौहें टेढ़ी कर लीं। आमतौर पर जो लोग उसका रास्ता रोकते हैं वे या तो लिन परिवार के लोग होते हैं या मैडम के, और यहाँ तक उनके अन्य बच्चे भी विभिन्न कारणों से उनसे टकरा गए थे। केवल उनकी सबसे बड़ी बेटी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। वो बहुत उत्सुक था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी उसे ढूंढने के लिए पहल क्यों कर रही थी। यान झिगाओ मंडप के पास पहुंचे और 2 बार खान से दाओहुआ तुरंत मुस्कुराते हुए बाहर आया, पिताजी, क्या आपने अदालत में काम पूरा कर लिया है? यान झिगाओ ने सिर हिलाया और मंडप में कदम रखा, फिर पत्थर की मेज पर तैयार चाय को देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या यह आपके पिता के लिए तैयार की गई है? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मुझे नहीं पता कि क्या यह पिता की पसंद के अनुकूल है। यान झिगाओ बैठ गए, चाय का एक घूंट लिया और टिप्पणी की, बुरा नहीं, शराब की ताकत अच्छी तरह से नियंत्रित है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक पिता को यह पसंद है। यान झिगाओ ने चाय का प्याला नीचे रखा, क्या तुमने अपने पिता की तलाश की क्योंकि तुम्हारे पास कुछ मामला था? दाओहुआ ने गयू के हाथ से घरेलू प्रावधान का बही खाता लिया,
माँ ने मुझे रसोई का प्रबंधन करने के लिए कहा, इसलिए मैंने रसोई के बटलर से प्रत्येक कमरे द्वारा ऑर्डर किए गए दैनिक भोजन का रिकॉर्ड बनाया और आपके अवलोकन के लिए एक सारांश बनाया। सबसे बड़ी बेटी द्वारा रसोई की जिम्मेदारी संभालने का जिक्र मैडम ली ने उनसे किया था, और यान झिगाओ ने बिना कोई आपत्ति व्यक्त किए बही खाता लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। पहली चीज जो उसने देखी वह अंत में सारांश था, और जब उसने देखा कि दूसरे भाई के आंगन और शुंगक्सन कोर्टयार्ड ने एक महीने में केवल भोजन पर 200 से 300 टन चांदी खर्च की थी, तो उसकी भौहें तुरंत झुक गईं। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दाओहुआ ने तुरंत कहा, पिताजी, सामने दैनिक रिकॉर्ड हैं, और कमरों से प्रत्येक नौकरानी की पुष्टि की गई है जब उन्होंने रसोई से भोजन एकत्र किया था। उसका निहितार्थ स्पष्ट था, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। यान झिगाओ ने तेजी से बही को पलटा। वास्तव में हर बार जब वे कुछ लेते थे तो नौकरानी की पुष्टि होती थी। दाओहुआ ने आगे कहा, मैंने पहले ही दूसरे अंकल को एक कॉपी किया हुआ संस्करण भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम मां को रिपोर्ट करने से पहले कुछ और महीनों तक रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। जहां तक कोर्टयार्ड की बात है, मेरे लिए सीधे आंटी लिन से संपर्क करना सही नहीं है, इसलिए मैं इस बात से पिता को परेशान करने आया हूँ। यान झिगाओ ने बही खाता नीचे रख दिया और मन ही मन अपनी सबसे बड़ी बेटी की काम में संपूर्णता और सावधानी की प्रशंसा की। आपने अच्छा किया है। आपके दूसरे चाचा के पक्ष में, अगर इसके बाद चीजें बेहतर होती हैं, तो दूसरे भाई का चेहरा बचाने के लिए इसे दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। दाओहुआ ने सहमति में सिर हिलाया। यान झिगाओ, मैं खुद आंटी लिन से बात करूंगा, उन्होंने पहले ही कई महीनों की भरपाई कर ली है, अब से उनके प्रावधानों को मानक कोटा का पालन करना चाहिए। दाओहुआ ने फिर सिर हिलाया, ठीक है, मैं पिता की इच्छा का पालन करूंगा। दूसरे बेटे का आंगन। वांग मनमन के चले जाने के बाद यान जियोवान और सन परिवार के चेहरे के भाव बदसूरत हो गए। सन फैमिली ने शिकायत की, मुझे यह पता था, दाओहुआ को रसोई का प्रबंधन करने देने से परेशानी हो सकती है। निश्चित रूप से कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले हम पर निशाना साधा। यान जियोवान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सन परिवार की शिकायत को संबोधित न करते हुए अनिश्चितता से पूछा, क्या हमने वास्तव में इतना खाना ऑर्डर किया था? सन फैमिली का गला रुंध गया और फिर चिढ़कर जवाब दिया, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने कितना खाया है? यान जियोवान चुप हो गया। उनकी पत्नी के शब्दों से यह स्वीकारोक्ति हुई कि बही खाते में लिखा सारा भोजन वास्तव में उनके द्वारा मंगवाया गया था, और दाओहुआ ने उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया था। एक लंबे विराम के बाद यान जियोवान ने कहा, हमें भविष्य में अपने खर्च पर लगाम लगानी चाहिए। शायद सबसे बड़ी भाभी माँ और बड़े भाई के चेहरे पर विचार करेगी और उपद्रव नहीं करेगी, लेकिन दाओहुआ निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगी। और जब आप इसके बारे में सोचते हैं, तो भोजन पर प्रति माह 200 से 300 टन चांदी खर्च करना वास्तव में थोड़ा अधिक है। सन फैमिली ने उसके होठों को शुद्ध किया, उन्होंने क्या अत्यधिक माना? अन्य परिवार एक ही भोज पर हजारों टन चांदी खर्च कर सकते थे, और उनकी तुलना में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि परिवार इसे वहन नहीं कर सकता था। वास्तव में इसका परिणाम यह हुआ कि सबसे बड़ी भाभी को तंग किया जा रहा था। दूसरे कमरे ने खुद को रोक लिया था, और आंटी लिन का विशेष उपचार अब प्रभावी नहीं था। इन दो मुद्दों को हल करने के बाद दाओहुआ का रसोई प्रबंधन और भी आसान हो गया। उसने रसोई में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, केवल कुछ कमियों को सुधारा। आमतौर पर वो रसोई कर्मचारियों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। उन्होंने केवल कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। 1. सामग्री की स्वच्छता और ताजगी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2. रसोई का खर्च बजट से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि घर में कोई भोज न हो या कोई अन्य कार्यक्रम न हो। 3. परिवार द्वारा आयोजित भोज के लिए व्यंजन प्रस्तुत करने योग्य होने चाहिए। जब रसोई के कर्मचारियों को प्रबंधित करने की बात आई, तो उन्होंने लगभग कभी भी इसके बारे में पूछताछ नहीं की और इसे सीधे नानी रेन के हाथों में छोड़ दिया। हालांकि उसने नानी रेन से यह भी कहा कि अगर कर्मचारियों के बीच कोई गड़बड़ी होगी, तो नानी रेन पहली व्यक्ति होंगी जिसकी वह तलाश करेगी।
ऐसी व्यवस्था से रसोई पहले से अधिक व्यवस्थित हो गई थी। रसोई घर संभालने के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी युवा महिला पहले की तुलना में अधिक व्यस्त थी। उसे देखो, झू जिंगवान उसे फिर से घोड़ों की सवारी करने के लिए खींच रहा है। वह पहले से भी अधिक मेहनती है। दाओहुआ मंडप में गयू ने लिक्सिया के साथ बातचीत करते हुए कमरे को साफ किया। लिक्सिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी युवा महिला सक्षम है। मैंने पहले उसे मनमन बहन को यह कहते हुए सुना था कि चाहे वो किसी भी स्थान की प्रभारी हो, उसे पहले नियम और कानून स्थापित करने की जरूरत है। एक बार नियम बन जाएं और उनकी देखरेख के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए, तो उसे हर छोटी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या मैडम ने पहले हमारी युवा महिला की यह कहते हुए प्रशंसा नहीं की थी कि वह जानती है कि अधिकार कैसे सौंपना है? यदि एक मास्टर को व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करना पड़ता है, तो क्या यह थकाऊ नहीं होगा? हमारी युवा महिला वह है जो जीवन का आनंद लेना जानती है। गुयू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में यही मामला है। अब जब मैं रसोई को देखता हूँ, तो कर्मचारियों का उत्साह पहले की तुलना में बढ़ गया है और वे सभी हमारी युवा महिला का बहुत सम्मान करते हैं। लिक्सिया ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, वे उसका सम्मान कैसे नहीं कर सकते? हमारी युवा महिला पुरस्कार और दंड के बारे में स्पष्ट है और नियम और विनियम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। जब तक वे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा या बिना किसी कारण के उनका वेतन नहीं काटा जाएगा, भले ही वे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल न करें। इसके अलावा, अगर वे कोई नया व्यंजन लेकर आते हैं या कोई नया व्यंजन खोजते हैं, जब तक उसका स्वाद अच्छा होता है, उन्हें इनाम मिलेगा। किसी चीज की आशा के साथ अब कोई भी कोने में कटौती करने या परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं करता है और माहौल अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया है। क्या ऐसा नहीं है? झेंझौ शहर के बाहरी इलाके में दाओहुआ और झोऊ जिंगवान ने केवल 2 चक्कर ही लगाए थे कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोनों के पास रुकने और एस्टेट की ओर वापस जाने के लिए गाड़ी में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस साल मौसम बहुत अजीब है, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, यह बहुत कष्टप्रद है। झोऊ जिंगवान अपने घोड़े से नीचे कूद गई, गाड़ी में बैठ गई और अपनी नौकरानी को उसके गीले बालों और कपड़ों में मदद करने के लिए कहा। दाओहुआ ने रुमाल से अपने माथे से बारिश का पानी पोंछते हुए पीछा किया, फिर बाहर बारिश के पर्दे को देखने के लिए गाड़ी का पर्दा उठाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ चिंतित थी। इस साल वास्तव में बहुत अधिक बारिश हुई है। अगर यह इसी तरह जारी रही, तो फसलों को नुकसान होगा और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आ सकती है। झोऊ जिंगवान के पास इन मामलों के प्रति कोई वास्तविक भावना नहीं थी और उसने तुरंत बातचीत को कहीं और चला दिया। क्या आपको लिटिल प्रिंस का निमंत्रण मिला? दाओहुआ ने सिर हिलाया। कैसा निमंत्रण? झोऊ जिंगवान, इस साल महल में उनके जन्मदिन के भोज के लिए। दाओहुआ को अचानक एहसास हुआ, क्या इसमें 1 महीने से अधिक समय नहीं है? झोऊ जिंगवान, आप जानते हैं, 1 महीना जल्दी बीत जाता है। क्या आपने सोचा है कि आप क्या उपहार देने जा रहे हैं? दाओहुआ मुस्कुराया। लिटिल प्रिंस ने मेरे परिवार की बहुत मदद की है और चूंकि यह उसका पहला जन्मदिन है जिसे मैं उसके साथ मना रहा हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से एक उदार उपहार तैयार करूंगा। झोऊ जिंगवान ने तुरंत जिज्ञासा से अपनी आंखें चौड़ी की। यह क्या है? मुझे बताओ। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो यह दिलचस्प नहीं होगा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। आपके बारे में क्या, आपने क्या तैयारी की है? झोऊ जिंगवान, मेरी माँ ने मुझे बढ़िया ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर का एक सेट तैयार करने में मदद की। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया, याद दिलाया कि कैसे जियो येयांग ने एक बार उसे विशेष रूप से ऐसी चीजें न भेजने के लिए कहा था। वह कल्पना कर सकती थी कि उसे हर साल बहुत सारी चीजें मिलती थीं, जिससे वह सुन्न हो जाता था। बारिश तेज होने लगी, जिससे कोचमैन को गति बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। जल्द ही गाड़ी जिंगझोऊ शहर में प्रवेश कर गई और दाओहुआ और झोऊ जिंगवान अलग हो गए, प्रत्येक अपने अपने घरों को लौट गए। जैसे ही दाओहुआ घोड़े को वापस अस्तबल की ओर ले गया, उसने मास्टर जियो को अपने घोड़े को वापस लौटते हुए देखा,
जिसके कपड़े आधे भीगे हुए थे। उसने तुरंत पूछा, मास्टर जियो, आप कहाँ थे? यह देखकर कि यह दाव हुआ है, मास्टर जियो ने जाने की जल्दी नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, इस साल बहुत अधिक बारिश हुई है। सर ने मुझे नदी के तटबंध की जांच करने को कहा। दाव हुआ, क्या तटबंध ठीक है? मास्टर जियाओ ने अपना सिर हिलाया। पिछले साल जब सर ने पहली बार पदभार संभाला था, तो उन्होंने तटबंध की मरम्मत कराई थी। हमने पिछले 2 वर्षों में इसकी सफाई और रखरखाव कभी बंद नहीं किया है, कोई समस्या नहीं हुई है, और जल स्तर भी नहीं बढ़ा है। दाओहुआ ने राहत की सांस ली। मास्टर जियो, आपको जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदलने चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको सर्दी न लगे। मास्टर जियो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। इसके बाद दाओहुआ मुख्य प्रांगण में लौट आया और उसने मैडम ली को अपने सबसे बड़े भाई का एक पत्र पढ़ते हुए देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ परेशान लग रही थी। माँ, बड़े भाई ने क्या कहा? मैडम ली ने पत्र लिखा, ज्यादा कुछ नहीं, बस अकादमी के बारे में कुछ बातें, साथ ही कुछ शुभकामनाएं। दाओहुआ, ड्रैगन बोट महोत्सव निकट आ रहा है, क्या बड़े भाई और बाकी लोग वापस आ रहे हैं? इस साल उसका बड़ा भाई और अन्य लोग पढ़ाई में व्यस्त होने का हवाला देकर एक बार भी घर नहीं लौटे। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, वे नहीं आएंगे। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाईं, क्या बड़े भाई और अन्य लोग सचमुच इतने व्यस्त हैं? मैडम ली ने दाओहुआ पर एक नजर डाली, एक पल के लिए सोचा, और पत्र उसकी ओर बढ़ाया, इसे अपने लिए पढ़ें। दाओहुआ ने तुरंत पत्र उठाया और उत्सुकता से उसे पढ़ा। खत्म करने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। कोई रास्ता नहीं, बड़े भाई और अन्य लोग वास्तव में लिटिल प्रिंस के साथ फैंक्सी गए थे। वे फैंक्सी में क्या कर रहे हैं? डाकुओं से लड़ रहे हो? लड़ते डाकुओं, शब्द सुनकर मैडम ली की पलकें कई बार हिलीं। शुक्र है, वे सुरक्षित लौट आए। अगर कुछ हुआ होता, वे ऐसा नहीं करेंगे। दाओहुआ ने तुरंत अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ, सोचो, जियो येयान कौन है? निश्चित रूप से उनके साथ हर समय विशेषज्ञों का एक समूह होता है, कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? हालांकि उसके शब्द दृढ़ थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। लड़ाइयां अप्रत्याशित होती हैं, और डाकू हमला करते समय किसी की पहचान की परवाह नहीं करते हैं। मैडम ली को सांत्वना नहीं मिली, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को चिंता हो, इसलिए उन्होंने कहा, वे बहुत साहसी हैं, हमें पहले से सूचित भी नहीं कर रहे हैं। जब वे अगली बार लौटें, तो तुम्हारे पिता को उन्हें अच्छी तरह डांटना चाहिए। दाओहुआ ने इस समय बहुत अधिक सहानुभूति दिखाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमति में सिर हिलाया, सही है, एक अच्छी डांट की जरूरत है। मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा लेकिन असहज रहीं। क्या आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई और अन्य लोग घायल हो सकते हैं? यही वजह है कि उन्होंने ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए घर आने की हिम्मत नहीं की। दाओहुआ आश्चर्यचकित रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, नहीं, जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मुझे चैन नहीं आएगा। जाओ, अपने बड़े भाई और अन्य लोगों को एक पत्र लिखो, वे ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए घर अवश्य आए। दूसरे कमरे ने खुद को रोक लिया था, और आंटी लिन का विशेष उपचार अब प्रभावी नहीं था। इन 2 मुद्दों को हल करने के बाद दाओहुआ का रसोई प्रबंधन और भी आसान हो गया। उसने रसोई में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, केवल कुछ कमियों को सुधारा। आमतौर पर वो रसोई कर्मचारियों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। उन्होंने केवल कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। 1. सामग्री की स्वच्छता और ताजगी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 2. रसोई का खर्च बजट से अधिक नहीं होना चाहिए जब तक कि घर में कोई भोज न हो या कोई अन्य कार्यक्रम न हो। 3. परिवार द्वारा आयोजित भोज के लिए व्यंजन प्रस्तुत करने योग्य होने चाहिए। जब रसोई के कर्मचारियों को प्रबंधित करने की बात आई, तो उन्होंने लगभग कभी भी इसके बारे में पूछताछ नहीं की और इसे सीधे नानी रेन के हाथों में छोड़ दिया। हालांकि उसने नानी रेन से यह भी कहा कि अगर कर्मचारियों के बीच कोई गड़बड़ी होगी, तो नानी रेन पहली व्यक्ति होंगी जिसकी वह तलाश करेगी। ऐसी व्यवस्था से रसोई पहले से अधिक व्यवस्थित हो गई थी। रसोई घर संभालने के बाद मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी युवा महिला पहले की तुलना में अधिक व्यस्त थी।
उसे देखो, झू जिंगवान उसे फिर से घोड़ों की सवारी करने के लिए खींच रहा है। वो पहले से भी अधिक मेहनती है। दाओहुआ मंडप में गयू ने लिक्सिया के साथ बातचीत करते हुए कमरे को साफ किया। लिक्सिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी युवा महिला सक्षम है। मैंने पहले उसे मनमन बहन को यह कहते हुए सुना था कि चाहे वो किसी भी स्थान की प्रभारी हो, उसे पहले नियम और कानून स्थापित करने की जरूरत है। एक बार नियम बन जाएं और उनकी देखरेख के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए, तो उसे हर छोटी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या मैडम ने पहले हमारी युवा महिला की यह कहते हुए प्रशंसा नहीं की थी कि वह जानती है कि अधिकार कैसे सौंपना है? यदि एक मास्टर को व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करना पड़ता है, तो क्या यह थकाऊ नहीं होगा? हमारी युवा महिला वह है जो जीवन का आनंद लेना जानती है। गुयू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वास्तव में यही मामला है। अब जब मैं रसोई को देखता हूँ, तो कर्मचारियों का उत्साह पहले की तुलना में बढ़ गया है, और वे सभी हमारी युवा महिला का बहुत सम्मान करते हैं। लिक्सिया ने मुस्कुराते हुए जारी रखा, वे उसका सम्मान कैसे नहीं कर सकते? हमारी युवा महिला पुरस्कार और दंड के बारे में स्पष्ट है, और नियम और विनियम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। जब तक वे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा या बिना किसी कारण के उनका वेतन नहीं काटा जाएगा, भले ही वे उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल न करें। इसके अलावा, अगर वे कोई नया व्यंजन लेकर आते हैं या कोई नया व्यंजन खोजते हैं, जब तक उसका स्वाद अच्छा होता है, उन्हें इनाम मिलेगा। किसी चीज की आशा के साथ, अब कोई भी कोने में कटौती करने या परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं करता है, और माहौल अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया है। क्या ऐसा नहीं है? झेंझौ शहर के बाहरी इलाके में दाओहुआ और झोऊ जिंगवान ने केवल 2 चक्कर ही लगाए थे कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। दोनों के पास रुकने और एस्टेट की ओर वापस जाने के लिए गाड़ी में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस साल मौसम बहुत अजीब है, हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, यह बहुत कष्टप्रद है। झोऊ जिंगवान अपने घोड़े से नीचे कूद गई, गाड़ी में बैठ गई, और अपनी नौकरानी को उसके गीले बालों और कपड़ों में मदद करने के लिए कहा। दाओहुआ ने रुमाल से अपने माथे से बारिश का पानी पोंछते हुए पीछा किया, फिर बाहर बारिश के पर्दे को देखने के लिए गाड़ी का पर्दा उठाया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ चिंतित थी। इस साल वास्तव में बहुत अधिक बारिश हुई है। अगर यह इसी तरह जारी रही, तो फसलों को नुकसान होगा और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आ सकती है। झोऊ जिंगवान के पास इन मामलों के प्रति कोई वास्तविक भावना नहीं थी और उसने तुरंत बातचीत को कहीं और चला दिया। क्या आपको लिटिल प्रिंस का निमंत्रण मिला? दाओहुआ ने सिर हिलाया। कैसा निमंत्रण? झोऊ जिंगवान, इस साल महल में उनके जन्मदिन के भोज के लिए। दाओहुआ को अचानक एहसास हुआ, क्या इसमें 1 महीने से अधिक समय नहीं है? झोऊ जिंगवान, आप जानते हैं, 1 महीना जल्दी बीत जाता है। क्या आपने सोचा है कि आप क्या उपहार देने जा रहे हैं? दाओहुआ मुस्कुराया। लिटिल प्रिंस ने मेरे परिवार की बहुत मदद की है, और चूंकि यह उसका पहला जन्मदिन है जिसे मैं उसके साथ मना रहा हूँ, मैं स्वाभाविक रूप से एक उदार उपहार तैयार करूंगा। झोऊ जिंगवान ने तुरंत जिज्ञासा से अपनी आंखें चौड़ी की। यह क्या है? मुझे बताओ। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो यह दिलचस्प नहीं होगा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। आपके बारे में क्या, आपने क्या तैयारी की है? झोऊ जिंगवान, मेरी माँ ने मुझे बढ़िया ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर का एक सेट तैयार करने में मदद की। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत मुस्कुराया, याद दिलाया कि कैसे जियो येयांग ने एक बार उसे विशेष रूप से ऐसी चीजें न भेजने के लिए कहा था। वह कल्पना कर सकती थी कि उसे हर साल बहुत सारी चीजें मिलती थीं, जिससे वह सुन्न हो जाता था। बारिश तेज होने लगी, जिससे कोचमैन को गति बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। जल्द ही गाड़ी जिंगझोऊ शहर में प्रवेश कर गई, और दाओहुआ और झोऊ जिंगवान अलग हो गए, प्रत्येक अपने अपने घरों को लौट गए। जैसे ही दाओहुआ घोड़े को वापस अस्तबल की ओर ले गया, उसने मास्टर जियो को अपने घोड़े को वापस लौटते हुए देखा, जिसके कपड़े आधे भीगे हुए थे। उसने तुरंत पूछा, मास्टर जियो, आप कहाँ थे?
यह देखकर कि यह दाव हुआ है, मास्टर जियो ने जाने की जल्दी नहीं की और मुस्कुराते हुए कहा, इस साल बहुत अधिक बारिश हुई है। सर ने मुझे नदी के तटबंध की जांच करने को कहा। दाव हुआ, क्या तटबंध ठीक है? मास्टर जियाओ ने अपना सिर हिलाया। पिछले साल जब सर ने पहली बार पदभार संभाला था, तो उन्होंने तटबंध की मरम्मत कराई थी। हमने पिछले 2 वर्षों में इसकी सफाई और रखरखाव कभी बंद नहीं किया है, कोई समस्या नहीं हुई है, और जल स्तर भी नहीं बढ़ा है। दाओहुआ ने राहत की सांस ली। मास्टर जियो, आपको जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदलने चाहिए, और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको सर्दी न लगे। मास्टर जियो ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। इसके बाद दाओहुआ मुख्य प्रांगण में लौट आया और उसने मैडम ली को अपने सबसे बड़े भाई का एक पत्र पढ़ते हुए देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ परेशान लग रही थी। माँ, बड़े भाई ने क्या कहा? मैडम ली ने पत्र लिखा, ज्यादा कुछ नहीं, बस अकादमी के बारे में कुछ बातें, साथ ही कुछ शुभकामनाएं। दाओहुआ, ड्रैगन बोट महोत्सव निकट आ रहा है, क्या बड़े भाई और बाकी लोग वापस आ रहे हैं? इस साल उसका बड़ा भाई और अन्य लोग पढ़ाई में व्यस्त होने का हवाला देकर एक बार भी घर नहीं लौटे। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, वे नहीं आएंगे। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाईं, क्या बड़े भाई और अन्य लोग सचमुच इतने व्यस्त हैं? मैडम ली ने दाओहुआ पर एक नजर डाली, एक पल के लिए सोचा, और पत्र उसकी ओर बढ़ाया, इसे अपने लिए पढ़ें। दाओहुआ ने तुरंत पत्र उठाया और उत्सुकता से उसे पढ़ा। खत्म करने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। कोई रास्ता नहीं, बड़े भाई और अन्य लोग वास्तव में लिटिल प्रिंस के साथ फैंक्सी गए थे। वे फैंक्सी में क्या कर रहे हैं? डाकुओं से लड़ रहे हो? लड़ते डाकुओं, शब्द सुनकर मैडम ली की पलकें कई बार हिलीं। शुक्र है, वे सुरक्षित लौट आए। अगर कुछ हुआ होता, वे ऐसा नहीं करेंगे। दाओहुआ ने तुरंत अपनी माँ को टोकते हुए कहा, माँ, सोचो, जियो येयान कौन है? निश्चित रूप से उनके साथ हर समय विशेषज्ञों का एक समूह होता है, कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? हालांकि उसके शब्द दृढ़ थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। लड़ाइयां अप्रत्याशित होती हैं, और डाकू हमला करते समय किसी की पहचान की परवाह नहीं करते हैं। मैडम ली को सांत्वना नहीं मिली, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी को चिंता हो, इसलिए उन्होंने कहा, वे बहुत साहसी हैं, हमें पहले से सूचित भी नहीं कर रहे हैं। जब वे अगली बार लौटें, तो तुम्हारे पिता को उन्हें अच्छी तरह डांटना चाहिए। दाओहुआ ने इस समय बहुत अधिक सहानुभूति दिखाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमति में सिर हिलाया, सही है, एक अच्छी डांट की जरूरत है। मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन असहज रहीं। क्या आपको लगता है कि आपका बड़ा भाई और अन्य लोग घायल हो सकते हैं? यही वजह है कि उन्होंने ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए घर आने की हिम्मत नहीं की। दाओहुआ आश्चर्यचकित रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, नहीं, जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मुझे चैन नहीं आएगा। जाओ, अपने बड़े भाई और अन्य लोगों को एक पत्र लिखो, वे ड्रैगन बोट फेस्टिवल के लिए घर अवश्य आए। ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दिन दाओहुआ से पत्र प्राप्त करने के बाद 3 भाई यान वेंक्सियू, वेंताओ और वेनकाई यान परिवार में लौट आए। सोनघे आंगन, यान परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। बड़ी मैडम यान शीर्ष पर बैठी, यान झिगो बाईं और मुख्य सीट पर बैठी, मैडम ली दाईं और प्रमुख सीट पर बैठी, और बाकी दोनों तदनुसार दोनों तरफ बैठे। यान वेंशियू, वेंताओ और वेनकई अपने सिर झुकाए हुए केंद्र में खड़े थे। दाओहुआ बड़ी मैडम यान के बगल में बैठी, और कमरे के अंदर एक न्यायाधिकरण जैसा दृश्य देखकर उसकी अभिव्यक्ति अनायास ही गंभीर हो गई। यान झिगो सबसे पहले बोलने वाले थे। वेनेक्सियू, सबसे बड़े भाई के रूप में, आप हमें बताएं कि फेंक्सी में वास्तव में क्या हुआ था। इस समय यान वेंशियू को भी कुछ घबराहट महसूस हुई। हालांकि जब उसने लिटिल प्रिंस के साथ फेंक्सी तक जाने का फैसला किया तो उसे डांट की आशंका थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका परिवार इतना भव्य प्रदर्शन करेगा। पिताजी, ऐसा ही था। मार्च में गवर्नर ने लिटिल प्रिंस को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि वह चाहते हैं कि वो कुछ अनुभव प्राप्त करें।
गवर्नर के शब्दों में, कोई भी अकादमी में कितना भी अच्छा सीख ले, यह वास्तविक अनुभव जितना उपयोगी नहीं है। फेंक्सी में अधिकांश दस्यु मुद्दों को नियंत्रित कर लिया गया था और शेष बलों को और अधिक नष्ट करने के प्रयास चल रहे थे। खतरा न्यूनतम था, जिससे यह अनुभव के लिए उपयुक्त अवसर बन गया। उस समय भाई डोंग, होंगक्सिन और चेंगे के साथ हम तीनों वहां थे। हम में से किसी ने भी कभी ऐसी गंभीर परिस्थितियों का अनुभव नहीं किया था, इसलिए हम सभी लुभाए गए थे। हम एक साथ आए और इस पर चर्चा की और अधिक जानने के लिए लिटिल प्रिंस का अनुसरण करने का फैसला किया। आखिरकार लिटिल प्रिंस के पास अंगरक्षक थे, इसलिए उसके साथ रहने से कम हमें सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यान वेनकाई ने कहानी को आगे बढ़ाया, यह सही है। पिता, माता, दादी, मेरे तीसरे भाई और मैं मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित हैं और हम भविष्य में इन चीजों का सामना करने के लिए बाध्य हैं। पहले से तैयार रहना बेहतर है। चूंकि लिटिल प्रिंस की ओर से ऐसा अवसर था, स्वाभाविक रूप से हम इसे चूक नहीं सकते थे। अपने चौथे भाई को ऐसे देखकर जैसे कि वह न केवल दोषरहित था, बल्कि पूरी तरह से न्यायसंगत भी था, दाओहुआ को उसका सामना करने की इच्छा महसूस हुई। क्या आज सवाल इस बात का था कि ये सही था या गलत? क्या यह परिवार को पहले सूचित करने में उनकी विफलता के बारे में नहीं था? निश्चित ही, उसकी माँ और दादी दोनों अप्रसन्न दिखने लगीं। तभी तीसरे भाई वेनताओ ने कहा, दादी, चाचा, चाची, हम गलत थे। हमने पहले अवसर पर परिवार को सूचित नहीं किया और यह हमारी गलती थी। यान वेनकाई ने आगे कहा, हमने ऐसा मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि हमें चिंता थी कि परिवार आपत्ति करेगा। मुख्यतः क्योंकि हम चिंतित थे कि परिवार को चिंता होगी। यान वेनशियू ने तुरंत अपने छोटे भाई की बातें काट दी। उसे डर था कि अगर वह ऐसा करता रहा, तो उनकी दादी और माँ का कुछ हद तक नर्म रुख फिर से सख्त हो जाएगा। दादी, माँ, छोटे राजकुमार के साथ रहना वास्तव में सुरक्षित था। राज्यपाल अपने भतीजे को खतरे का सामना नहीं करने देंगे। इसके अलावा इस यात्रा से वास्तव में महत्वपूर्ण लाभ हुए। तभी यान झिगाओ बोला, तो आइए सुने, आपको क्या हासिल हुआ? यान वेनशियू ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। पहले जब हम डाकुओं के बारे में सुनते थे, तो हम पूर्वकल्पित रूप से उनकी निंदा करते थे, यह सोचकर कि वे सभी क्रूर और शातिर लोग थे। लेकिन इस बार फेंक्सी में जिन डाकुओं से हमारा सामना हुआ, वे निहत्थे थे, नागरिक थे। उन्होंने भोजन के एक कौर के अलावा और किसी चीज के लिए परेशानी नहीं पैदा की। बस उन्हें भोजन प्रदान करें और वे तुरंत तितर बितर हो जाएंगे। उनकी मांगें बहुत सरल हैं। जब पहले अनाज जब्त किया गया था तो मैं बहुत असंतुष्ट था, लेकिन उन लोगों को अत्यधिक संकट में संघर्ष करते देखकर मुझे अचानक समझ आया, जब कोई अपना पेट भी नहीं भर सकता, तो उसे देश की भलाई की चिंता नहीं हो सकती। लोगों पर अच्छी तरह से शासन करना मुश्किल नहीं है। जब तक उन्हें खिलाया और पहनाया जाता है, वे आभारी रहेंगे। लेकिन अगर उनके पास जीने का कोई साधन नहीं है, तो सबसे ईमानदार निहत्थे लोग भी प्रतिरोध में उठ खड़े होंगे। हमने इन चीजों के बारे में किताबों से सीखा है, लेकिन ये एहसास उन्हें अपनी आंखों से देखने की तुलना में बहुत कम गहरा और चौंकाने वाला है। यान झिगाओ ने सिर हिलाया, आपने जो कहा वह सही है, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि लोगों के पास खाने और पहनने के लिए पर्याप्त है, कोई आसान काम नहीं है। वो अपने बड़े बेटे की लोगों के प्रति चिंता से बहुत प्रसन्न थे। लोगों के प्रति ऐसी चिंता के साथ ही कोई व्यक्ति अधिकारी बनने पर वास्तव में जनता की सेवा कर सकेगा। बाद में यान झिगाओ ने अपना ध्यान यान वेनकाई की ओर लगाया। सच कहूं तो इन वर्षों में आगे एक उत्कृष्ट ज्येष्ठ वैध पुत्र और पीछे एक पसंदीदा सबसे छोटा नाजायज पुत्र, बीच में इस मध्य वैध पुत्र के साथ, उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। दूसरे वैध पुत्र ने उन्हें जो धारणा दी, वह अभी भी उच्छृंखल, चंचल चरण में अटकी हुई थी। लेकिन आज उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दूसरा वैध पुत्र, जिस पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया था, वह भी बड़ा हो गया था। सबसे बड़े बेटे के पास खड़ा होने पर वह और भी लंबा हो गया था, और जब वह वहां खड़ा था, तो उसका मजबूत शरीर वास्तव में काफी प्रभावशाली था। तुम्हारे बारे में क्या, तुमने क्या लाभ कमाया है?
अपने पिता के सीधे सवाल पर यान वेनकाई कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। इसकी मदद नहीं की जा सकी, वह परिवार का अदृश्य व्यक्ति था। अतीत में उनके पिता और मां का ध्यान ज्यादातर उनके बड़े भाई पर था। वे उसके प्रति बहुत कठोर नहीं थे, लेकिन उनकी बहुत अधिक मांगे भी नहीं थी। जब तक उसके पास भोजन या कपड़ों की कमी नहीं थी, वह अकेले रहने में ही काफी संतुष्ट था। उसकी बड़ी बहन के वापस आने के बाद ही और वे अधिक खेलने कूदने और हंसी मजाक करने लगे, और वह लिटिल प्रिंस के साथ वांग्यू अकादमी तक चला गया, जिसके बाद परिवार का ध्यान धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगा। यान वेनकाई ने अपने चिर परिचित अंदाज में जारी रखा, एक बड़ी मुट्ठी कड़वी सच्चाई है। जो लोग विरोध करते हैं और अवज्ञा करते हैं, उनके साथ निपटते हुए आपको उन्हें पूरी ताकत से दबाना होगा और उन्हें फिर से उठने का कोई मौका नहीं देना होगा। यान झिगाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हिंसा का सहारा लेना सबसे अच्छी रणनीति नहीं है। यान वेनकाई ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, पहले हम लड़ते हैं। एक बार जब वे वश में हो जाते हैं तो हम बैठ सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, और फिर मैं जो भी कहूंगा वह होगा, अन्यथा उन्हें मार मिलती रहेगी। यान झिगाओ अवाक रह गया, क्या होगा यदि आप हार रहे हैं? यान वेनकाई ने तुरंत जवाब दिया, इसीलिए अकादमी में लौटने के बाद मुझे मार्शल आर्ट में कड़ी मेहनत करनी होगी। चाहे कुछ भी हो, जब मैं भविष्य में लड़ूंगा तो मुझे जीतना होगा ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। इससे पहले कि यान झिगाओ जवाब दे पाता, मैडम ली अचानक झपट्टा के साथ खड़ी हो गईं, यान वेनकाई के सामने चली गईं और अपनी तर्जनी से उसके माथे पर वार किया, लड़ो लड़ो लड़ो, क्या तुम्हें यही करना पसंद है? यान वेनकाई जल्दी से यान वेनशियू के पीछे छिप गया और विनती करते हुए बोला, माँ, मैं सिर्फ पिताजी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं हर समय नहीं लड़ता, तुम्हें पता है। उस समय यान झिगाओ ने यान वेनताओ की ओर देखा। अपने भतीजे के साथ व्यवहार करते हुए उनकी अभिव्यक्ति और लहजा बहुत नर्म हो गया। वेनताओ, तुम्हारे चाचा जानते हैं कि तुम एक अच्छा व्यवहार करने वाले, विनम्र और आरक्षित बच्चे हो। तुम्हारा छोटा भाई थोड़ा आवेगी है, तुम्हें उस पर नजर रखने की जरूरत है। वेनताओ ने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो अंकल, मैं करूंगा। असल में मेरा छोटा भाई इतना आवेगी नहीं है। वो कभी कभी थोड़ा उपद्रवी हो जाता है, लेकिन लिटिल प्रिंस को उसका व्यक्तित्व पसंद है, और बड़े भाई डोंग, बड़े भाई झो और अन्य को भी। यान झिगाओ ने कहा, उसका दिमाग मोटा है और वह एक झटके में हर किसी के विचारों को समझने में सक्षम है, बिना सोचे समझे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को प्रसन्न करता है। वेनताओ ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजाया, इस बात से हैरान था कि हर कोई क्यों कहता है कि उसके छोटे भाई की धड़कन कम हो रही है। उसका छोटा भाई बहुत होशियार था, है ना? अन्यथा वो लिटिल प्रिंस के साथ फैंक्सी की यात्रा के दौरान डाकुओं के स्काउट को देखने वाले पहले व्यक्ति नहीं होते। दाओहुआ भी दादी के कंधे पर झुक गया और मुस्कुराया। उसका यह चौथा भाई अपने सबसे बड़े भाई से अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा कर सकता था। वह बाहर से भले ही साधारण दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत तेज थे। वह सीधा सादा हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके साथ ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यवहार करेंगे जो इससे बेहतर कुछ नहीं जानता है, तो आपका नुकसान होना तय है। दादी यान ने अंतिम सारांश दिया, भले ही आप सभी परिवार को सूचित किए बिना फैंक्सी गए, और यह एक बड़ी गलती है। चाहे आपके स्पष्टीकरण कितने भी उचित क्यों न हो, आप सभी को दंडित किया जाना चाहिए। मैडम ली ने तुरंत सहमति व्यक्त की, बिल्कुल। दादी यान ने मैडम ली की ओर देखा, अगर हम उन्हें सजा दे तो कैसा रहेगा? मैडम ली ने तुरंत कार्यभार संभाला, 3 महीने के लिए उनके भत्ते में कटौती। अरे नहीं, दादी माँ, हमारी अनुमति के बिना आपके बेटे को उत्तर पश्चिमी हवा से जूझना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। यान वेनकाई ने तुरंत विलाप करना शुरू कर दिया, जितना दुखी हो सकता था। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दादी यान संतुष्टि के साथ मुस्कुराई, ठीक है, उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके भत्ते में 3 महीने की कटौती की गई है। यह सुनकर यान वेनशियू और यान वेनताओ दोनों ने राहत की सांस ली। यह सिर्फ 3 महीने के भत्ते का नुकसान था।
वे इसे सहन कर सकते थे, यह अंततः पारित हो जाएगा। बड़ी बहन, चूंकि बिग ब्रदर और अन्य लोगों ने अपना भत्ता खो दिया है, इसलिए आपको हमारी मदद करनी चाहिए। दादी के कमरे से निकलने के बाद यान वेनकाई ने जल्दी से दाओहुआ को घेर लिया। उसके पीछे यान वेनशियू और यान वेनताओ ने भी आशा भरे चेहरों के साथ दाओहुआ को देखा। कोई विकल्प नहीं था। परिवार के छोटे सदस्यों में से केवल दाओहुआ ने ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की थी। उनके लिए, ईमानदारी से कहें तो चांदी के एक भी टुकड़े के बिना अकादमी में रहना वास्तव में असुविधाजनक था। चाहे वह अधिक लेखन ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर खरीदना हो, या सहपाठियों के साथ बाहर जाना हो, इन सभी में चांदी खर्च करने की आवश्यकता होती है। दाओहुआ अनुपालन नहीं करेगा। उसके 3 भाई परिवार को पहले से सूचित किए बिना अकेले फैंक्सी भाग गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कैसे देखा, उन्होंने जो किया वह गलत था, और वो उनके दुर्व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करने वाली थी। बिल्कुल नहीं। हालांकि आपके पास अपने कारण हैं, परिवार वास्तव में चिंतित था। जब आप कुछ गलत करते हैं, तो आपको दंडित किया जाना चाहिए, ठीक है, बिग ब्रदर। दाओहुआ को सीधे अपनी ओर देखते हुए यान वेनशियू की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। अतीत में ऐसा लगता था कि वह अक्सर अपनी बड़ी बहन को इसी तरह से व्याख्यान देते थे। अब इतनी जल्दी इस लड़की ने उसके खिलाफ अपनी ही रणनीति का इस्तेमाल किया था। यान वेनशियू ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। पूरे परिवार को चिंतित करना वास्तव में उनकी गलती थी, और सजा स्वीकार करना उचित था। बड़ी बहन सही है। हमारे यान परिवार का घरेलू गुण हमारी गलतियों के लिए सजा स्वीकार करना है। यान वेनकाई ने अपने बड़े भाई की ओर निराशा से देखा। बिग ब्रदर इस तरह से एक धक्का मुक्की करने वाला व्यक्ति था। बड़ी बहन को केवल एक बात कहनी थी और उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उसे अनुनय के अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। यह महसूस करते हुए कि उसे कोई चांदी नहीं मिलेगी, यान वेनकाई ने दाओहुआ को एक कोने में खींच लिया, चारों ओर देखा, और फिर एक चोर की तरह फुसफुसाया, बड़ी बहन, मैं चांदी नहीं मांगूंगा, लेकिन आपको उस नींद के पाउडर और खुजली से राहत की कुछ गोलियां मुझे देनी होंगी जो आपने छोटे राजकुमार को दी थीं। वह सामान एक संदिग्ध व्यक्ति का अंतिम उपकरण था। यदि छोटे राजकुमार ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया होता, तो उसे कभी पता नहीं चलता कि ऐसी प्रभावशाली वस्तुएं उसकी अपनी बहन द्वारा तैयार की गई थीं। सौभाग्य से वे फैंक्सी में डाकुओं के अड्डे को नष्ट करने में सक्षम थे। इसका मुख्य कारण इन 2 वस्तुओं का धन्यवाद था। दाओहुआ ने अवाक होकर अपने चौथे भाई की ओर देखा, जिसने पहले से ही अपने मजबूत शरीर से ध्यान आकर्षित किया था और अब ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो दुनिया के सामने अपनी शरारतों का प्रचार कर रहा हो। वह यह भी नहीं जानती थी कि क्या कहना है। यान वेनशियू और यान वेनताओ भी देखने में बहुत शर्मिंदा दिखे। पहले तो दूसरे भाई और बाकी लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चौथे भाई की हरकतों को देखने के बाद सभी वहीं खड़े रहे, वहां से नहीं गए। यान वेनकाई को देर से ही अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दूसरों से गुस्से में कहा, आप क्या देख रहे हैं? मैं बड़ी बहन के साथ एक निजी बातचीत कर रहा हूँ। इसके साथ ही उसने दाओहुआ का हाथ पकड़ा और तेजी से चला गया। दाओहुआ ने खुद को तब तक घसीटते रहने दिया जब तक कि वे बाकी सभी लोगों से काफी दूरी पर नहीं आ गए, इससे पहले कि उसने अपना हाथ खींच लिया। यान वेनकाई ने झट से कहा, बड़ी बहन, क्या तुमने सुना जो मैंने अभी तुमसे कहा? मैं चाहता हूँ। दाओहुआ ने उसकी बात तेजी से काट दी, मैंने तुम्हें सुना। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या जियो येयांग ने तुम्हें इस बारे में बताया था? यान वेनकाई ने अपना सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। लिटिल प्रिंस शुरू में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन दिखावा करते समय उसने गलती से इसे छोड़ दिया। दाओहुआ ने जवाब में कहा, इसके बारे में और कौन जानता है? एक युवा महिला के पास नींद का पाउडर और खुजली से राहत की गोलियां हैं। अगर यह बात फैल गई, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यान वेनकाई, बस हम में से कुछ लोगों ने, मैं, बिग ब्रदर, थर्ड ब्रदर, द लिटिल प्रिंस, डोंट बिग ब्रदर, और वो हुंगा ने कई बार पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि वे नुस्खा चाहते थे, लेकिन हमने इसे अच्छी तरह से छिपा कर रखा है।
दाओहुआ को यह जानकर राहत महसूस हुई कि केवल वे लोग ही जानते थे जिनसे वे परिचित थे। वह जानती थी कि वू हुंगा कौन था। भाई झोऊ का अच्छा दोस्त था और एक मेडिकल परिवार से आया था। उनके दादा इंपीरियल मेडिकल ब्यूरो के प्रमुख थे। उसके लिए नुस्खा चाहना स्वाभाविक था, लेकिन निश्चित रूप से जियो येयांग ने उसे यह नहीं दिया होगा। दाओहुआ ने चेतावनी देने से पहले एक पल के लिए सोचा, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप लोग जानते हैं तो यह ठीक है, लेकिन इसे बाहर मत आने दें, अन्यथा यह मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा। यान वेनकाई ने बार बार सिर हिलाया, चिंता मत करो, यह निश्चित रूप से नहीं होगा। लिटिल प्रिंस और मेरे बड़े भाई ने मुझे कई बार याद दिलाया है, सुनने से मेरे कान खराब हो गए हैं। जैसे ही वह बोला, उसने फिर से दाओहुआ की आस्तीन खींची। अच्छा बहन, आखिर तुम क्या कहती हो? हमें वह चीज दोगी या नहीं? दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे फैंक्सी पहुंचने के बाद जो कुछ हुआ वह सब बताओ, और मैं तुम्हारे लिए एक तैयार करूंगा सौदा। यान वेनकाई तुरंत सहमत हो गए और फिर फैंक्सी में अपने कारनामों को बड़े एनिमेशन के साथ बताना शुरू कर दिया। जब वे चल रहे थे और बातें कर रहे थे, दाओहुआ ध्यान से सुन रही थी। जब उसने सुना कि कैसे जियो येयांग और अन्य लोग अकेले डाकू की मांद में घुस गए थे, तो उसका दिल खुश हो गया। बड़ी बहन, मैं आपको बता दूं, इस बार ही मुझे वास्तव में लिटिल प्रिंस के बारे में पता चला। वह न केवल बहादुर और रणनीतिकार है, बल्कि उसके पास विशेष रूप से बड़ा साहस भी है। जिस क्षण से हमने डाकुओं की मांद पर अपनी नजरें जमाई, उसने इसे बाधित करने के लिए अकेले वहां एक टीम का नेतृत्व करने की योजना बनाई। इसके बाद वो हमेशा डाकुओं के खिलाफ एक आदर्श मनोवैज्ञानिक रणनीति के साथ 3 कदम आगे की सोच रहा था। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब उसने हमारा नेतृत्व किया, तो वह वास्तव में एक जनरल की तरह लग रहा था। मैं सोचता था कि डोंग युवानिक्सुआन और सु होंगक्सिन केवल उसकी स्थिति के कारण लिटिल प्रिंस की बात मानते थे, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति के अलावा वे उसकी प्रतिभा और क्षमताओं की भी प्रशंसा करते हैं। दाओहुआ ने चुपचाप सिर हिलाया। पहली बार जब उसने जियो येयांग को देखा, तो उसने उसे किसी उद्दंड व्यक्ति के रूप में देखा। उद्दंड लोगों के पास आमतौर पर कुछ ऐसा होता है जिस पर वे गर्व करते हैं। जियो येयांग के रोजमर्रा के भाषण से यह स्पष्ट था कि वह न केवल मार्शल आर्ट में मेहनती थे, बल्कि विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में भी पारंगत थे। यहाँ तक जिस पांडा को उसने अपने चौथे भाई के पस पर कड़ाई किया था, उसने बशु के काउंटी इतिहास में देखा था। इसके बाद यान वेनशियू और उसके 2 साथी अगले दिन जाने से पहले एक रात के लिए यान परिवार के घर पर रुके। जब वे चले गए, तो दाओहुआ ने उन्हें 5 पस दिए, जिनमें से प्रत्येक में कुछ नींद का पाउडर और खुजली पाउडर की गोलियां थीं। वांगयू अकादमी। जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन ने तुरंत यान वेनकाई के हाथ से पस छीन लिया। पस के अंदर स्लीपिंग पाउडर और खुजली पाउडर की गोलियों का निरीक्षण करने के बाद डोंग युवानक्सुआन मुस्कुराया, यान बहन आखिरकार इस बार मेरे बारे में नहीं भूली है। वह खुश था, लेकिन जियो येयांग निराश था। मूल रूप से ये चीजें विशेष रूप से उनकी थीं, लेकिन अब हर किसी के पास एक थी। जियो येयांग ने पस को पलटा और यह देखकर कि यह दाओहुआ द्वारा नहीं बनाया गया था, उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। उसने उसे दूर रख दिया और यान वेनकाई की ओर मुड़ा। क्या तुमने वही पूछा जो मैंने तुम्हें बताया था? यान वेनकाई यह दिखाना चाहता था कि बड़ी कोशिशों के बाद ही वह उनके लिए इन्हें हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन जब जियो येयांग ने उससे सवाल किया, तो वह अचानक चौंक गया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जियो येयांग को पता था कि यह आदमी भूल गया होगा, इसलिए उसने अपनी आस्तीनें उठाई और आगे बढ़ गया। क्या आप भूल गए? यान वेनकाई ने हंसते हुए पीछे हटते हुए एक मूर्खतापूर्ण हंसी दी। जब तक लिटिल प्रिंस ने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, तब तक लिटिल प्रिंस के पास विशेष देखभाल के लिए इंपीरियल फिजिशियन और उसके मार्शल कौशल का मार्गदर्शन करने के लिए कई प्रशिक्षक थे, इसलिए वह बहुत तेजी से प्रगति कर रहा था। वह उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटे राजकुमार, चाहे आप पूछें या न पूछें, क्या यह सब एक ही बात नहीं है? आखिरकार मेरी बड़ी बहन ने आपके लिए क्या तैयार किया है, यह जानने के लिए आपको अपने जन्मदिन तक इंतजार करना होगा।
जियो येयांग निराश था, बेशक वह जानता था कि उसे यह जानने के लिए अपने जन्मदिन तक इंतजार करना होगा कि दाओहुआ उसके लिए क्या उपहार लेकर आया है। उसने यान वैनकाई को पूछने के लिए उपहार के बारे में पहले से जानने के लिए नहीं बल्कि दाओहुआ को याद दिलाने के लिए भेजा था। वो लड़की काफी भुलक्कड़ थी। यदि वो उसके लिए उपहार तैयार करना भूल गई तो क्या होगा।